बुध अकेला ही मान लो 5वें घर में बैठा दो, शुक्र 6ठे घर के अंदर बैठा दो, ये ना तो पढ़ाई पूरी कर पाते ना कोई काम पूरा कर पाते। हर वक्त दिमाग में इनके एक ही चीज बनी रहती है, गुस्सा। केतु कारक भी होता है और केतु नीच का भी होता है, ऐसा कैसे? 12वें घर में राहु हो और शुक्र 11वें घर में हो तो बेटा कहते हैं कि 10 लड़कियों की शादी का धन दे देता है। इसको जब तक जादू मंत्र समझोगे कि तुम कमरे में बैठ के 4 मंत्र पढ़ोगे या एक प्रक्रिया करोगे उससे कर्जा उतर जाएगा, मैंने आज तक नहीं देखा किसी का उतर। सब लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, हाँ, तो फिर कुंडली मिलान का क्या औचित्य है? पंगा ये होता है कि कुंडली में अपनी में दोष होता है। अब ढूंढना ये होता है कि कुंडली वो ले लो भाई, हमारी किस्मत तो खराब है, जो हमें सबसे कम पीटे वो कुंडली ढूंढ लो। जब भी जन्म कुंडली के अंदर केतु या बुध पहले, तीसरे या 8वें घर में हो तो मंगल बद होता है, बुरा होता है। ये हमारे माँ बाप से सही मायने में हमारे संस्कार बेवकूफ बनने शुरू हुए, क्योंकि हमारे माँ बाप को पढ़ाया किसने? अंग्रेजों की सभ्यता ने। गुरु करता गुरु हरता है, गुरु करे भाग्य निर्माण, गुरु बिना नहीं हरि मिले, ना होवे कल्याण, ना होवे कल्याण। श्री गुरुदेव नमो नमः, श्री गुरुदेव नमो नमः। जो गुरुजी क्लास दे रहे हैं वो बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर गुरुदेव का कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ पे गुरुदेव जी का जो उद्देश्य है वो ज्योतिष विद्या को आगे बढ़ाना। किसी भी तरह के प्रश्न अगर आपके पास है, कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में है, तो आप गुरुदेव जी से क्लियर कर सकते हैं और ऑन द स्पॉट आपको यहाँ पे लाइव क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। हमारे जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं हर चीज़ को, कि आपका ये प्लेनेट है तो इसको ऐसे रेमेडी कीजिए और ये कीजिए। एक्चुअली कि वो हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शक, ऐसा हमें कहीं नहीं दिखा जो उनमें दिखा। बहुत सारे योग हैं जो हमें नहीं मालूम थे, वो गुरुदेव ने हमें बताए। जो माँ क्लास होने जा रही है ये, इसमें इतना मजा आया मुझे। बहुत सारी चीज़ें काफ़ी एडवांस लेवल तक की मेरी क्लियर होगी, जो मुझे 10 साल बाद क्लियर होनी थी वो आज ही मुझे क्लियर हो गई है। एक्चुअली मैंने जितनी भी देखी है ना वीडियो, तो वो मेरे को ज्योतिष ना समझ में नहीं आया, सच बताऊं तो नहीं आया। लेकिन गुरुदेव से जो सीखा है, जो देखते हैं ना, तो वो एकदम ऐसा लगता है कि बस यही है जो है। यही हम जो ज्ञान जानना चाहते हैं, जो हम आगे अपने आप के लिए, दूसरों के लिए जो देना चाहते हैं, वो सिर्फ ये गुरुजी ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। आप सबको देख के मन में बहुत प्रसन्नता हो रही है। पिछले दिनों में मैं बैठा हुआ था तो ऐसे ही सोच रहा था कि आए दिन मैं सम्मेलनों पे जाता हूँ, वहाँ पर जब ज्ञान बांटने की बात आती है तो सबके पास बहुत लिमिटेड समय होता है, बहुत लिमिटेड समय। शायद एक ज्ञानी इंसान अपने पूरी ज्ञान का प्रदर्शन भी नहीं कर पाता और जो सामने बैठे हुए हैं उनका भी मन नहीं भर पाता। बहुत सारे सवाल जवाब मन में रह जाते हैं और ये इतनी गहरी और इतनी बड़ी विद्या है ज्योतिष। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी विद्वान आए और 15-20 मिनट का प्रवचन दे या शिक्षा दे, ज्ञान दे, उसके अंदर इतना बड़ा ज्ञान निपट जाए? नहीं, ये नहीं है। तो माता रानी की दया से हजारों हजार अब मेरे स्टूडेंट भी हैं और एक मेरा ये कर्तव्य भी बनता है कि परमात्मा ने जो ज्ञान मुझे दिया है, यहाँ तक मैं आया हूँ, जो भी रिसर्च के नाते रिसर्च करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो सब भी आप लोगों की धरोहर है। मैं आपके अंदर बांटूँ आपको। अब ये सोच के अनुसार मैंने ये फिर फैसला किया कि कोई बात नहीं, हर महीने कुछ लाखों ही तो खर्च होने क्या होता है, और ये देता कौन है? आप ही लोग तो देते हो। तो क्यों ना आपके पैसे आपके ऊपर ही खर्च कर दिए जाए।
फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो सम्मेलनों के अंदर आना जाना वो तो एक अलग चीज़ है, लगा रहेगा। अब मैं हर महीने आप सबके लिए क्लास ज़रूर लिया करूँगा, ऐसे ही लाइव। उसका कारण ये भी है कि कई बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान जो अभी कन्फ्यूज़न में हैं, जिनको सिर्फ एक छोटा सा मार्ग चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, ऐसे सम्मेलनों के अंदर वो आकर के अपने उस अंधकार को दूर कर सकते हैं, वो ना पाने वाले रास्ते के ऊपर जल्दी पहुंच सकते हैं। और उन लोगों के लिए मैं काम करना चाहता हूं। एक तो ये, दूसरा, आज से पहले स्वार्थवश बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे ज्योतिष के क्षेत्र में अब निस्वार्थ सम्मेलन भी हो। जो शुरुआत मैंने की है, ख़त्म आप लोग करेंगे। अगले महीने भी कुदरती तौर पे 21 तारीख पड़ रही है, 21 मार्च को फिर दोबारा यही सम्मेलन होगा इसी प्रकार। और आप में से जो भी कोई अपने शहर में सम्मेलन कराना चाहता है, वो राज जी से संपर्क कर सकता है। राज जी अभी अपना नंबर भी बता देंगे, तो हम आपके शहर में आकर के भी इसी तरह का सम्मेलन करेंगे और ज्योतिष विद्या की ज्योति को जलाएंगे नहीं, अब इसे प्रचंड करेंगे। क्योंकि ये मैं नहीं चाहता कि पैसे दे दे के और सिफारशी डिग्री किसी के पास हो। और इतने बिजी शेड्यूल में से मैं पढ़ाई के लिए भी ये वक्त निकालता हूँ आप सबको पढ़ाने का। उसके पीछे मंशा एक ही है कि जिस ज्ञान और विज्ञान और जिस सनातन के नाम से हमारे हिंदुस्तान को, भारत को जाना जाता है, सच में हमारा ज्ञान और विज्ञान उतना महान भी हो। और वो महान है, लेकिन पिछले कुछ 100 सालों की कड़ियों के अंदर ये जो विज्ञान छुप गया, कम हो गया या नहीं रहा। अब जितना मैंने पा लिया, कम से कम उतना तो आप सबको दे करके मैं विद्वान बनाऊं। क्योंकि कुछ प्रयास मैं कर रहा हूं, कुछ प्रयास आप लोग भी करेंगे। मैं कोई अलग समझ लेके नहीं पैदा हुआ। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत बड़ी समझ रखते हैं। बस थोड़े से धैर्य के साथ, थोड़े से सब्र के साथ, थोड़ी सी और रिसर्च के साथ हम बहुत जल्दी दुनिया को दिखा देंगे कि सच में हमारा ये विज्ञान सर्वोपरि है, सर्वोपरि। जहाँ तक मैं ज्योतिष को समझ पाया हूँ, अपनी छोटी उम्र के अंदर जब मैंने इसको सीखा तो बहुत सारे सवाल मेरे पास हुआ करते थे कि ये ग्रह कैसे होता है, वो ग्रह कैसे होता है, कैसे प्रेडिक्शनें निकाली जाती हैं। मेरी खुशकिस्मती रही कि मेरे 5 गुरु रहे। तो आज अगर मैं सोचता हूँ तो ये भी सोचता हूँ कि कोई एक गुरु संपूर्ण नहीं था, क्योंकि मेरे को 5 से ज्ञान मिला। तो उससे हुआ क्या कि जो एक के पास कमी थी वो दूसरे ने पूरी करी, जो दूसरे के पास कमी थी तीसरे ने पूरी करी। परमात्मा की दया से शायद मुझे कुछ संपूर्णता की तरफ इन मेरे 5 गुरुओं ने बढ़ा दिया। तो आज उनको नमन करता हूँ मैं कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। अब दिखावे वाली जिंदगी को छोड़ के मैं रियल विज्ञान वाली जिंदगी के अंदर आप सबको उतारना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा हो कि हर महीने की ऐसी संगोष्ठी हम करते रहें और आप में से जो भी जिस स्तर तक का सीख गया है उसकी हम यहाँ खुले मंच के ऊपर चर्चा करें, ताकि जितना कि आप समझ गए हैं उतने तक हर कोई पहुंच सके, हर कोई उसको समझ सके। क्योंकि पीछे हमारे बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषियों ने एक कमी कर दी कि वो अपने घर के बच्चे को ही सिर्फ ज्योतिष देना चाहते थे। वो करते करते हम इस अवस्था तक आ गए कि आज हम शून्य पे आके खड़े हो गए। उल्टा एक लड़ाई हो गई।
लड़ाई क्या हो गई, जिसको जो भी ज्योतिष आ रहा है वो उसको सर्वोपरि मान रहा है, वो उसको बड़ा मान रहा है और दूसरे की निंदा कर रहा है। और जबकि ये समुद्रिक है, समुद्रिक विज्ञान के अंदर सब कुछ आता है, वास्तु भी उसी के अंदर है, न्यूमरोलॉजी भी उसी के अंदर है, समझे, और ये नगों का विज्ञान भी उसी में है, ध्यान लगाना भी उसी में है, तो सब कुछ तो इसी में है, पामिस्ट्री भी इसी में है, मस्तक विज्ञान भी इसी में है, लक्षण विज्ञान भी इसी में है। तो ये सारा तो एक है और अपनी अपनी एक रिसर्च कह लो या अपने एक ज्ञान को लेकर के दूसरे ज्ञानी को नीचे दिखाना ये महापाप है। और आज के बाद आप मेरे से वादा करो कि ये पाप नहीं करेंगे। अगर हमें करना है ना तो एक काम करेंगे कि भाई जो तेरे को विज्ञान आता है वो मेरे विज्ञान के साथ कैसे जुड़ेगा और जो मेरे को विज्ञान आता है तेरे विज्ञान के साथ कैसे जुड़ेगा। हमें ये कोशिश करनी है और हर किसी को बड़ा बोलना है और हर किसी को साथ लेके चलना है, बस यही दे हमें। अब आपको सीखने में थोड़ा सा समय लग ही रहा है, जो कि लगना ही है। मेरे को अगर सीखने में 45 साल लग गए तो आपको तो कुछ समय लगेगा ही। तो मैं चाहता हूं कि ये सफ़र हम बहुत जल्दी पूरा कर लें। यही कारण है कि मैंने ये रखा है कि हर महीने हम ये सम्मेलन करेंगे, ठीक है। और आप में से जिसने भी अपने शहर में करवाना हो, आप हमें 2 महीने पहले बताइए। राज शर्मा हैं हमारे, ये बहुत अच्छे ज्योतिष के विद्वान हैं, बहुत ही अच्छे, और हज़ारों हज़ार क्लाइंट हैं इनके। और ये 365 दिनों में से 325 दिन हरिद्वार में ही रहते हैं क्योंकि इतने लोगों के उपाय करवाने होते हैं इन्होंने। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि इतने बिजी होने के बावजूद भी ये ऐसे सम्मेलन के लिए कैसे शिद्दत से समय देते हैं। तो एक बार राज शर्मा जी के लिए ताली, जो इतना सब कुछ देते हैं अपना है। तो अब जो मुझे सालों का वक्त लगा है वो आपको ना लगे, उस समय को कम करने की मेरी इस कोशिश के अंदर आप मेरा साथ दीजिए। तो अब इस सफ़र के ऊपर चलते हैं आप सबके साथ। गुरुदेव, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। जो अलग अलग विद्याओं में महारत हासिल है इन सबको, तो आप में से जो भी कोई पहले प्रश्न पूछना चाहता है एक बार अपना हाथ खड़ा कर दे। गुरुदेव प्रणाम। खुश हो बेटा, सुखदेव। छठे घर में केतु कारक भी होता है और केतु नीच का भी होता है, ऐसा कैसे? बेटा पापी ग्रहों की बात कर रहे हो जी। और पापी कुछ भी कर सकते हैं। पापी नीच होके भी बहुत उच्च का फल दे सकता है और पापी उच्च का होकर के बिल्कुल गरीबी में भी दे सकता है। पहला तो ये है, ये लॉजिकल है वैसे, लेकिन इसका कारण एक ये भी है कि जो छठा घर है, छठा घर अगर देखा जाए राशि वाइज वो बुध का है, लेकिन बुध का तो है ही, इसके साथ में ये जो हमारा हिस्सा है ना, कमर वाला हिस्सा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जोड़ लगे हुए हैं, है ना, हमारा ये कूला, हमारी ये कमर। तो ये जो कमर बंद तुम बांधते हो ना, यानी कि बेल्ट लगाते हो या पजामे का नाड़ा बांधते हो, ये केतु के ऊपर ही बांधते हैं, इसलिए बेल्ट और नाड़े को भी केतु ही बोला जाता है, ठीक है। ये जन्म कुंडली का छठा हिस्सा है, ये जन्म कुंडली का छठा घर है जो हमारी कमर वाला हिस्सा है। अब इस पे ये नीच का क्यों? नीच का इसीलिए कि सही मायने में ये बुध का घर है और यहाँ पर दिशा कौन सी देखी जाती है तुम्हें पता है? छठे घर की दिशा कौन सी होती है? नहीं। छठे घर की दिशा होती है उत्तर दिशा, है ना। अब उत्तर यहाँ पर बृहस्पति भी है, क्योंकि जहाँ भी बुध होगा वहाँ बृहस्पति होगा, जहाँ बृहस्पति होगा वहाँ बुध होगा। बुध और बृहस्पति जब मिलते हैं तो ये खाली मटका बनता है जिसके अंदर की विचार नहीं होता कोई भी, और वहाँ जाके केतु का विचार बैठ जाए
तो वो नीच का ही कहलाता है। समझ गए ना? क्योंकि केतु का काम है हर वक्त विचार आना, चाहे अच्छा है या बुरा है, हर वक्त विचारों के अंदर रहना, ये केतु का काम है वर्किंग का। यहाँ पर बुध और बृहस्पति के इस कॉम्बिनेशन के अंदर जब ये बैठता है तो ये खराब फल देता है। स्वयं अकेला बुध बैठता है तो वो बहुत शुभ फल देता है। लेकिन जब बुध भी यहाँ अकेला बैठा हुआ हो तो वो तब भी एक हिस्सा बुरा देता है, और उसका वो बुरा हिस्सा क्या होता है कि छठे घर में बुध अकेला हो तो वो बहन की मौत का कारक भी बनता है, बहन की मौत का कारक भी बनता है, बेटी को भी तकलीफ दे देता है। तो कौन सा ग्रह कहाँ पर रह करके क्या अच्छा और क्या बुरा देता है, यही जानने का नाम ज्योतिष है। तो यहाँ पर केतु जो है ये हमेशा ही बुरा नहीं होता, या बुरा होने के बावजूद भी हमारे पाँव की उंगलियों पर ये आकर टिकता है। कहने का मतलब पाँव की उंगलियों का साइज़ क्या है, तलवी का साइज़ क्या है, उसके अनुसार ये शुभ और अशुभ में बदलता है। ठीक है, तो ये छठा घर 12वें घर के अंदर राहु ये नीच का फल देता है, छठे घर के अंदर केतु ये नीच का फल देता है। 12वें घर का राहु भी कभी बहुत शुभ फल देता है। जैसे 12वें घर में राहु हो और शुक्र 11वें घर में हो तो बेटा कहते हैं कि 10 लड़कियों की शादी का धन दे देता है। इसी प्रकार से केतु छठे में हो और बृहस्पति दूसरे घर में हो तो कहते हैं अपनी मौत का पता पहले ही बता देगा, इतना ज्ञानी हो जाएगा, भले ही ज्ञान को पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो यहाँ पर आप सोचो कि किसी एक ग्रह को शुभ और अशुभ जान करके आप कभी कोई प्रेडिक्शन करेंगे तो बेटा ये तो ज्योतिष है ही नहीं, और ना इसको जानने वाला मानने वाला कभी ज्योतिषी बन सकता है। ठीक है, तो बड़ा गहरा होता है जवाब, वो मंथन करने से नहीं, प्रैक्टिस करने से तुम्हें पता चलेगा कि ये क्यों बोला गया। क्योंकि मैं अपनी इस ज़िंदगी के इस दौर से इतनी बुरी तरह से निकल के आया हूँ, क्योंकि यही जो कन्फ्यूज़न थे मेरे पास थे कि क्यों, वो क्यों कोई समझा भी दे गुरु, उसको समझने में 10 साल लग जाते हैं, उसको समझने में 10 साल लग जाते हैं, और ये 10 साल आपके ना लगे। इसीलिए बेटा मैं यहाँ बैठा हूँ। शाबाश, अच्छा सवाल था और बहुत गहरा सवाल था। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी एक प्रश्न और। हाँ हाँ बोलो। अगर मैं सहज बुद्धि से बात करूं तो ग्रह और कारकों का संबंध है। जैसे गुरु जिस जिस ग्रह के कारक हैं वो चीज़ें गुरु से संबंधित हैं, लेकिन मोक्ष हम केतु से संबंधित करते हैं, जबकि 12वें ग्रह का कारक केतु ना होके हमने राहु कहा है। तो इस पे जरा प्रकाश डाल दें। बेटा कारक उच्च स्वग्रही, ये 3 चीज़ें तो होती हैं जी। तो हम किसी को छोड़ तो सकते नहीं, हमें सबको ही देखना पड़ेगा। और हमारी कुंडली में है क्या, या जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं उसमें है क्या, बात तो उसके ऊपर आधारित है ना। अब मोक्ष की परिभाषा बड़ी अलग है बेटा। अब तुमने ये सवाल कर दिया तो चलो आज आप सबको मोक्ष का बताता हूं कि मोक्ष क्या होता है। बहुत सारी दुनिया आती है, आकर के एक ही बात पूछती है कि हमें मोक्ष कब मिलेगा। क्या ये हो सकता है कि मेरा ये आखिरी जन्म हो और इसके बाद मैं प्रभु चरणों में लीन हो जाऊं और दोबारा मेरे को जन्म लेने का दुख ना भोगना पड़े? ये आके अक्सर पूछते हैं मेरे पास लोग, और ज़्यादा नहीं तो महीने में कम से कम 8-10 लोग होते हैं जो ये शब्द पूछते हैं। लेकिन बेटा ये थ्योरी इतनी गहरी है कि इसको समझना बहुत टफ है। कारण ये कि जब आप पैदा किए हुए, आपको कुछ संस्कार माता पिता ने दिए, कुछ आपके बड़े बुजुर्गों ने दिए, कुछ मोहल्ले वालों ने दिए, कुछ आपके टीचर ने दिए, और उन सब के बीच में एक बहुत गहरी चीज़ समझाई गई कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है ना जी। अब उस अच्छे में क्या है कि सुबह सवेरे उठो, स्नान करो, अपने बड़े बुजुर्गों के पाँव लगाओ, पूजा पाठ करो और संस्कारों में रहो। ये पहली चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। और संस्कारों में रहने का एक कारण जो डेवलप हुआ वो ये हुआ
कि जवानी के अंदर ना जोश बहुत होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। उस जोश के अंदर इतनी सारी इंसान से गलतियां होती हैं, वो गलतियां ना हो इसलिए संस्कार बनाए गए। दूसरा, जवानी होती ही दीवानी है, तो वहां पर आकर के भी गलतियां ना हो इसलिए संस्कार बनाए गए। संस्कार इसलिए भी बनाए गए कि आज ये बच्चे हैं, कल ये बड़े हो जाएंगे और हम बूढ़े हो जाएंगे, तब परिवार एकजुट बना रहे और सुख दुख सबका साझी हो, इसके लिए संस्कार बनाए गए। लेकिन ये जो संस्कार बनाए गए, इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छापन है समाज के जुड़ने का, एक अच्छापन है परिवार के जुड़ने का, लेकिन जहां पर एक मकसद होता है ना बेटा, मकसद स्वार्थ भी होता है, मकसद स्वार्थ भी होता है। अगर आज एक माँ बाप आशा करते हैं कि मेरा बच्चा मेरे को अच्छी तरह से संभाले और मेरे बुढ़ापे की लाठी बने, मेरा सुख दुख देखे जब मैं किसी काबिल नहीं हूं, तो ये स्वार्थ भी है। या ये कहो कि संस्कार देके बड़ा किया, तो ये स्वार्थ भी है। लेकिन जो साइंस है ना बेटा, साइंस खुली है और उसको अच्छे या बुरे से मतलब नहीं है, लेकिन उसको साइंस को या तो दुख से मतलब है या सुकून से मतलब है। जो ग्रह आपको दुख देते हैं वो धरती पर ही नरक भोगते हैं। जब किसी को कोई बात नहीं समझ आती, माहौल से शिकायतें रहती हैं, अपनों को वो बुरा बोलता है, अपने समाज को बुरा बोलता है, हर वक्त में दुखी हो जाता है, चिढ़ने की आदत हो जाती है, बेटा इससे बड़ा नरक कोई जीवन में है क्या? नहीं, इससे बड़ा नरक नहीं है कोई। लेकिन अब सारे के सारे लोग शुक्र 12, केतु 12 लेकर के, मंगल को पॉजिटिव करके, शुक्र को बहुत बड़ा अच्छा करके मोक्ष नहीं पा सकते, क्योंकि इतने पैदा ही नहीं होते। अब शुक्र और घरों में भी होगा, केतु और घरों में भी होगा, मंगल केतु का मेल भी होगा, बुध केतु का मेल भी होगा, ये सारे दुख के कारक हैं। तो ये लोग मोक्ष कैसे प्राप्त करें? इन लोगों के मोक्ष का रास्ता एक ही है, और वो क्या है? ये जो आप देखते हैं ना कि साधु संत फकीर दुनियादारी त्याग करके सिर्फ अपने लिए खुद मांग के लाते हैं, मांग के लाकर स्वयं खाना बनाते हैं और स्वयं खाना बना के खा के परमात्मा का नाम लेते हैं, और कितने कितने घंटे, कितने कितने हफ्ते, कितने कितने महीने साधना में लगते हैं, और तब अपने अंदर एक ठहराव पैदा करके एक खास शक्ति को जन्म देते हैं, एक खास शक्ति को जन्म देते हैं। फिर जब उनको वो शक्ति मिल जाती है, वो उस शक्ति के सहारे दुनियादारी के अंदर उस दुखी इंसान को ढूंढते हैं वो, कि जिसकी वो मदद करके उसको उसका मनचाहा फल दे सके। जब वो फल देने के काबिल हो जाते हैं, जब वो दुनिया के अंदर ये सुख बांटने के काबिल हो जाते हैं इतनी तपस्या के बाद, तो बेटा उनको ना वो मोक्ष वाला आनंद अपने अंदर महसूस होता है कि हम किसी काबिल बन गए हैं और हम किसी का दुख हर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। अपने उस पल का आनंद लेने के लिए ये साधु संत बेटा ये इतनी तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं। और ये जब आपने देखा होगा कई लोगों के हाथ में ऐसी शफा है कि किसी की हड्डी टेढ़ी है वो सीधी कर देते हैं, किसी को कोई खास गहरी बीमारी है वो उसको हल्का सा भी ट्रीटमेंट देते हैं या आशीर्वाद देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। समझिए ये अंदर की ताकतें जगाना होता है। तो उनसे जब वो लोगों का भला करते हैं तो वो धीरे 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 करके अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल के लोगों का जब वो कल्याण करने लग जाते हैं, तो उस वक्त में आकर के उनको जो आनंद का अनुभव होता है तो वो पूरी तरह से दुनिया के लिए समर्पित हो जाते हैं कि अब तो मेरा यही काम है। और जब वो मरने लगते हैं तो तब उनके मन में किसी के लिए कोई राह, कोई द्वेष होता ही नहीं है, सिर्फ लोक कल्याण की भावना होती है, परमात्मा का नाम जुबान पे होता है। जो उनको इज्जत चाहिए थी दुनिया से
वो उस वक्त वो पाके मरने लगा है, इसीलिए उसके मन के अंदर सवाल नहीं होता, और बिना सवाल के परमात्मा का नाम लेते हुए जो मरता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे यहाँ एक विधान बना कि अगर कोई मरने लगे पहले उसे धरती पे लिटाते हैं, फिर सारे दिया जलाते हैं, उसके मुंह में गंगा जल डालते हैं और उसको एक ही बात बोलते हैं कि हरि नाम जप ले, अब तो जाने वाला है। तो तब राम नाम उसके मुंह से निकलना शुरू होता है। और वो इसीलिए कि उसके मन में अब विचार ना रहे कि मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, मेरे बेटे का काम नहीं चला, मेरे फलाने रिश्तेदार ने मेरी जायदाद खा ली, फलाने ने मेरे साथ धोखा कर दिया। जो बेटा ये सोचते हुए मरता है उसका अगला जन्म पक्का होता है, और फिर वहीं से वो सारा चक्र दोबारा शुरू होना है, वही दुख सुख फिर दोबारा चल रहे हैं। तो इसीलिए ये साधु संत इसीलिए बनते हैं कि भाई हमारा मोक्ष हो जाए, हमने नहीं इस दुनिया से कोई भी पंगा लेना, हमने नहीं आना वापस, क्योंकि ये चक्र है तो यही हर जन्म में यही चक्र होता है। तो वो इस कुचक्कर से छूटना चाहते हैं। दूसरा मोक्ष होता है बेटा, जो भी इंसान बहुत अच्छे ग्रह लेके पैदा हो जाता है, और अच्छे ग्रह का मतलब कि उस इंसान को अपनी कामयाबी से मतलब होता है, उसको किसी के साथ दुश्मनी करनी ही नहीं होती। उसके रास्ते में जो भी कोई आता है वो पैसे खर्च करके भी अपनी दुविधा को दूर करता है। ले तू खुश हो जा, तू मेरे से पैसे ले ले, पर मेरे रास्ते से हट जा, दफा हो तो यहां से, पैसे तो मैं और कमा लूंगा। वो इस तरह करता हुआ रोज सफलताओं की सीढ़ी चढ़ता है, रोज सफलताओं की सीढ़ी चढ़ता है, और अपने पास काम करने वालों के ऊपर, उनके दुख के ऊपर पैसा लुटाना उसे अच्छा लगता है, उसे बुरा बिल्कुल नहीं मानता। अब उन सब के बीच में, क्योंकि वो अमीर भी होता है, वो कमाता ही चला जाता है, इसके बीच में वो खुले दिमाग का होता है, जिसके कारण बेटा उसका दिमाग एक ऐसे बड़ेपन पे होता है, उसे अच्छी तरह से समझ आता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वो बुरा सिर्फ एक चीज को मानता है कि किसी के मन को नहीं दुखाना। वो बुरा एक ही चीज को मानता है कि नहीं, कलेश जल्दी से जल्दी खत्म हो, मुसीबत जल्दी से जल्दी दूर जाए, इसके अलावा उसके लिए कुछ बुरा नहीं होता। क्योंकि धरती पे जो पैदा हुआ है, हर एक इंसान, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, वो एक ही चीज के लिए पैदा हुए हैं, जर, जोरू और जमीन के लिए। जर यानी कि पैसा, जोरू यानी कि विपरीत लिंगी, समझे, और जमीन जो अपने को चाहिए होती है रहने के लिए, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। हर इंसान सिर्फ इन तीन चीजों के लिए पैदा होता है, और हर इंसान नहीं, हर जानवर भी इसी चीज के लिए पैदा होता है। आप देखो उसके यहां भी तीन ही चीजों का झगड़ा है। जर का यानी कि जो उसका खाना है, उसका खाना ही जर है, वो उसके लिए मरने तक जाता है। उसकी जमीन देखो जगह जगह पेशाब करके अपनी हदों के वो बांधता है कि यहाँ का मालिक मैं हूँ, है ना। और जोरू यानी कि उसके भी विपरीत, उसके लिए भी वो आपस में लड़ते हैं। तो सेम जानवर करते हैं, सेम इंसान करते हैं, सेम करते हैं। अब ऐसी अवस्था में जो अमीर होता है उसके पास ना जमीन की कमी ना पैसे की कमी, तो क्या जोरुओं की कमी हो जाएगी? जोरू भी बहुत होते हैं। अगर अमीर औरत है तो उसके पास मर्द बथेरे हैं, और अगर मर्द है तो उसके पास औरतें बथेरी हैं। तो ये तो हो नहीं है। तो वो इस बुरेपन से दूर होता है, उसे पता है कि ये बुरा नहीं है, क्योंकि जो स्वेच्छा से संबंध बन रहे हैं उनके अंदर क्या बुरा। तो इसीलिए ये लोग परोपकार करते हैं। जितने मंदिरों के अंदर करोड़ों रुपए के दान चढ़ते हैं यही लोग देते हैं, इतने बड़े बड़े भंडारे चलते हैं यही लोग देते हैं, इतना कुछ दुनिया के परोपकार के लिए होता है यही लोग करते हैं। कितनी गरीब बच्चियों की शादी करते हैं, कितने भी इतने चैरिटेबल हॉस्पिटल चलते हैं, यही तो करते हैं। ये अपने जीवन में सिर्फ एक ही काम नहीं करते, दूसरे को लूटने का और दूसरे को दुख देने का, ये काम नहीं ये करते। अब ये करते 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 अपनी औलाद, अपने पास काम करने वाले, अपने साथ जुड़ने वालों को इतना का भला कर चुके होते हैं कि मरते वक्त इनके मन में कोई बुरा ख्याल ही नहीं होता। ये अंदर से तृप्त होते हैं,
और पीछे क्योंकि इन्होंने जमीन जायदाद छोड़ी है तो इनको अपनी औलाद की भी चिंता नहीं होती, ये ससुरी निकम्मी औलाद क्या करेगी। वो पता है कि पहले कमा के छोड़ा हुआ ससुरे जी तो लेंगे। तो ऐसे आदमी के नरक में जाने का तुक ही नहीं बनता। वो तो उसी वक्त परमात्मा का 2 बार नाम लेकर के सीधा कहेगा, लो श्री हरि मैं आ रहा हूं, मुझे संभाल लो, और परमात्मा स्वयं आकर के उसे लेके जाते हैं, स्वयं आकर के उसे लेके जाते हैं। ये वाला जो मोक्ष है ये तो किस्मत वालों को मिलता है, और अपनी मेहनत से जो मोक्ष मिलता है वो साधना से, तपस्या से, तप से, इससे मिलता है। तो बेटा यही 2 तरीके हैं मोक्ष पाने के और प्रभु के चरणों में जाने के। जो ये कर रहा है ये भी गलत नहीं है, जो वो कर रहे हैं वो तो उनकी मजबूरी है, उनको करना ही वही पड़ेगा। यही वो लोग हैं जो मोक्ष पाते हैं बेटा, और कोई मोक्ष नहीं होता दुनिया में। बस यही मोक्ष होता है कि आराम से, प्यार से, बिना किसी पंगेबाजी की लाइफ को जीते हुए, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हुए, दूसरों का सुख दुख के अंदर साथ देते हुए जो चलता है ना बेटा, वो मोक्ष को ज़रूर प्राप्त करता है, कुंडली में केतु अच्छा हो या ना हो। आपने कहा कि जो व्यक्ति बहुत अच्छे ग्रहों के साथ पैदा होता है, तो किस तरह की कुंडली हम कहेंगे कि बहुत अच्छे ग्रहों के साथ पैदा हुई है, जो इस जन्म में भी सुख भोग के और अंततः मोक्ष का अधिकारी होगा? वो कुंडली में कौन से ग्रहों की क्या स्थिति हम देखें तो हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं? बेटा यही तो खेल है पूरी दुनिया में, और है क्या। और मज़े की बात है ये अपने बस में नहीं है, और इसी चीज़ को जानने का नाम ही तो ज्योतिषी बनना है। आज मान लो मैं किसी भी एक अच्छे योग के बारे में बता दूं, कौन अपनी कुंडली में से ग्रह बदल के वहां बैठा लेगा? नहीं बैठा सकता। लेकिन तरीका बताया जा सकता है कि कुंडली खराब है, तुम्हें करना क्या चाहिए। ज्योतिषी का मतलब सिर्फ एक प्रेडिक्शन बताना बिल्कुल नहीं है। ज्योतिषी का मतलब ये है कि ये प्रेडिक्शन तो है, इसे वो सदमार्ग कौन सा दूं, इसके दिमाग में विचार कौन सा दूं कि जिसकी वजह से ये जीवन के अंदर अच्छे कर्मों की तरफ अपने आप बढ़ना शुरू हो जाए। और उन अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ने की तरफ में अगर हम चलें बेटा, तो सबसे बड़ा कर्म एक ही है, और वो है सामने वाले को माफ़ करना, जल्दी गुस्सा ना करना, धैर्य से सुनना और धैर्य से समझाना। बेटा यही, इससे बड़ा मार्ग कोई नहीं है जिंदगी के अंदर बहुत आगे बढ़ने के लिए। रही बात तुमने कही कि ग्रह, अब बेटा सारे ही ग्रह सब जगह अच्छे हैं और सारे ही ग्रह सब जगह बुरे हैं। अब बता, इतनी बड़ी थ्योरी को मैं छोटे से शब्दों में ढाल के तेरे को कैसे बताऊं? है ये पॉसिबल ही नहीं। अब जैसे बुध 5वें के हो, 5वें घर में हो, आदमी पूरे परिवार की मुसीबत अपने ऊपर लेकर के सबका ख्याल रखते हुए, मेहनत करते हुए सबको पालता है, सबको देता है। लेकिन वहीं पे अगर यहां मंगल बुध इकट्ठे बैठ जाएं तो बेटा वो सबकी मुसीबत का कारक बन जाता है, क्योंकि मंगल बुध के मिलने से उसे खराब राहु बोलते हैं। बुध अकेला ही मान लो 5वें घर में बैठा दो, शुक्र 6ठे घर के अंदर बैठा दो, ये ना तो पढ़ाई पूरी कर पाते, ना कोई काम पूरा कर पाते। हर वक्त दिमाग में इनके एक ही चीज़ बनी रहती है, गुस्सा। तो ये कड़वा बोलते हैं, ये दुनियादारी चला ही नहीं सकते। और यहाँ पर आकर के खराब बुध बैठ जाए, शुक्र 6ठे में हो, बेटा माँ बाप के ऑर्गन फेल हो जाते हैं। बाद में बच्चा पैदा करने में या तो दिक्कत, या बच्चे हो जाए तो उसमें दिक्कत। तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया तेरे को बेटा कि कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठ के अच्छा हो सकता है, कोई भी ग्रह कहीं पर बैठ के भी बुरा हो सकता है। यही सिखाने का काम तो मैं अब ये करने लगा हूँ, और यही आप सबको सीखना है। तो वहाँ से आप स्वयं तय करेंगे कि कहाँ पर बैठ के कौन सा ग्रह अच्छा है और कौन सा बुरा है। ठीक है? कुछ नाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। गुरुदेव एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि जैसे आजकल मेरे साथ भी है और बहुत लोगों का भी मैंने देखा, कि मुझे इसके ऊपर बताइए कि लोन्स लोगों के बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाए? जो तुमने लोन की बात कही, अगर आप मेरे से पूछो कि धन कौन सा ग्रह देता है,
तो आजकल अच्छे अच्छे विद्वान बोलते हैं, कोई कहता है कि बृहस्पति देता है, कोई कहता है कि शुक्र देता है, कोई कहता है कि चंद्रमा देता है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि हर ग्रह धन देता है और हर ग्रह धन छीनता है। हर ग्रह धन देता है, हर ग्रह धन छीनता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये दो ग्रह, एक चंद्र एक मंगल, चंद्रमा हमारे शरीर के अंदर हमारा 70-72% पानी, जिसके अंदर की हमारे विचार ट्रैवल करते हैं हमारे पांव से लेके हमारे सर तक। अब वो जो ट्रैवल करने वाला विचार है वो अच्छा आया कि बुरा आया, वो अच्छा और बुरा किस पर आधारित है? वो है राहु केतु पे, कि राहु अगर अच्छा है तो वो पॉजिटिवली सोचेगा, किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिवली सोचेगा, और अगर राहु बुरा है आप उसके लिए लाख अच्छा सोच के उसको कोई सलाह देने लगो, वो उल्टा ही सोचता है। वो कहता पता नहीं इसको मेरे से क्या चाहिए, कि ये मेरे से फायदा उठाना चाहता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर हमें अपने अगर कर्जे उतारने हैं तो पहले अपने विचार को ना विश्वास में ढालना पड़ेगा, कि हमें जो भी कोई मिलता है वो अगर हमें कोई समझाता है उस पर विश्वास करो, उसको चालाक समझ करके उसकी बातों को छोड़ना। ये भी हो सकता है आपको एक अच्छे रास्ते पे ना जाने दे या एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे। तो कर्जा उतरना कोई ऐसे आइडिया है? कर्जा आपके कर्म से ही उतरना, आपके आइडिया से उतरना है। आपके कोई अपना बन जाए और अपना बन के कोई काम लगा दे, सीधे रास्ते पे लगा दे, उससे कर्जा उतरना है। और इसको जब तक जादू मंत्र समझोगे कि तुम कमरे में बैठ के 4 मंत्र पढ़ोगे या एक प्रक्रिया करोगे उससे कर्जा उतर जाएगा, मैंने आज तक नहीं देखा किसी का उतरते हुए। तो इसको करने के लिए क्या करना है? सुबह शाम मंदिर के अंदर वो मीठी फुलियाँ लेके जाते हैं ना बेटा, या मिश्री लेके जाते हो, या भोलेनाथ के ऊपर आप जल चढ़ाते हो 4 दाने चीनी के डाल के या शहद डाल के। तो ये चंद्र मंगल का मिश्रण बेटा, पहले ये शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू करो, मीठी फुलियाँ लेके जाना शुरू करो और अपने दिमाग को शांत करो। दूसरों के ऊपर अविश्वास बंद करो, विश्वास करना शुरू करो। बहन भाई में लड़ाई कैसे होती है? जब बहन के मन में लालच आ जाए या भाई के मन में लालच आ जाए, वहां से पंगे पड़ जाते हैं, विश्वास ही तो खोता है। और वही एक दूसरे के लिए त्याग कर दिया जाए कि नहीं भाई जो तेरा है तू ले ले, जो मेरा है मेरे को दे दे, वहां पर सारे तो झगड़े समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये विश्वास करना जब सीखता है, पॉजिटिव होता है, दिमाग तो एक है ना। तो अगर झगड़ा, बेकार की चीजें, दूसरों को नीचे गिराने वाली चीजें, या दूसरों को ऐसा समझना कि ये सेल्फिश है, इनमें दिमाग को बिजी रखोगे ना, अपने जीवन को अच्छा चलाने की कोई प्लानिंग तैयार नहीं कर पाओगे। तो ये फुलियाँ चढ़ाओ, मिश्री चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, ये चढ़ाते हुए ना सबको माफ करना सीखो। फिर अपने जीवन के बारे में सोचो कि हमारे जीवन में कहाँ पे क्या कमी है, और उसके ऊपर प्लानिंग शुरू करो। ये चंद्र और मंगल धन भाव में, यानी कि मंदिर के अंदर जब जाते हैं तो ये ऑलवेज पॉजिटिव सोच देते हैं, नए आइडिया देते हैं। वहाँ से जब शुरू करोगे तो कोई ना कोई अच्छा रास्ता मिल करके, और आपके माफ करने की प्रवृत्ति के कारण एक चेहरे पे आया हुआ एक अच्छा नूर देख के दूसरे लोग आप पे विश्वास करने लगेंगे, तब वो काम वाले हालात बनेंगे, तब पैसा आना शुरू होता है। लेकिन इसके बीच में भी तुम्हें राहु केतु दुखी ना करें, इसके लिए काले और नीले रंग के कपड़े पहनने बंद करें, वो ना पहने। और कभी कभार केले का दान, कभी कभार काले सफ़ेद कंबल का दान, राहु को अच्छा रखने के लिए 7 अनाज मिक्स करके अपने माथे पे लगा के रोज पक्षियों को डालना शुरू करो, तो बेटा इनसे राहु केतु अच्छे होने लगते हैं। तो जिसने राहु केतु चंद्र मंगल को अच्छा कर लिया, उसकी जीवन में चेंजेस हो करके वो अच्छे मार्ग पे चल के, अपनों को अच्छा समझा के, अपनों को अच्छे सदमार्ग पे डाल के बहुत जल्दी कर्जों से छुटकारा पा ही लेगा। ऐसे कर्जा उतरेगा बेटा, घर पे बैठ के मंत्र बोलने से कर्जा नहीं उतरेगा। गुरुदेव प्रणाम। खुश है बेटा, सुखी रह, खुश है दाता। मेरा प्रश्न ये है कि सब लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, हाँ, तो फिर कुंडली मिलान का क्या औचित्य है? और
और यदि कुंडली मिलान करना है तो ये कैसे पता करें कि जो कुंडली आपके पास आई है इन दोनों की जोड़ी ऊपर से बनकर आई है? 10 कुंडलियां आपके पास आई, उनमें से ये कैसे पता चलेगा कि ये लड़का लड़की एक दूसरे के लिए बने हैं, कार्मिक रिलेशन है? बहुत प्यारा सवाल तुमने किया है और मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूं तुम्हें। ये सत्य बात है कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, तो ये कुंडली मिलान का झंझट ही क्यों? जो मिले शादी कर लो, सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। कुंडली मिलान में देखा क्या जाता है, आज के बाद कुंडली मिलान के लिए आपका नजरिया बदल जाएगा। ये क्या है, आपकी किस्मत में मान लो शादी के दुख लिखे हैं। अब कौन सा माँ बाप ये चाहेगा कि मेरे बच्चे की कुंडली में शादी के दुख लिखे हैं, मैं इसकी शादी ना करूं? उनको तो एक ही पता होता है कि भाई शादी कब होगी, पोता दोता कब होगा, बेटी के बच्चा कब होगा या बेटे के बच्चा कब होगा। माँ बाप तो अपने सपनों में खोए, समाज की मजबूरियां, शादी तो करनी करनी है। अब पंगा ये होता है कि कुंडली में अपनी में दोष होता है। अपनी कुंडली के अंदर शादीशुदा जिंदगी का सुख खराब होता है। अब ढूंढना ये होता है कि कुंडली वो ले लो भाई, हमारी किस्मत तो खराब है, जो हमें सबसे कम पीटे वो कुंडली ढूंढ लो। ये मतलब होता है कुंडली मिलान का। और अगर कहीं अपनी कुंडली भी खराब और सामने वाले की भी खराब, भाई बहुत बुरा पिटता आदमी, बहुत बुरा। अभी एक कल ही आया था, कहता गुरुजी 2 बीवियां मर गई। कहता दोनों ने मुझे बहुत पीटा। कहता एक पे तरस खा के शादी करी, कहता उसका भाई बेकार, उसका बाप बेकार, उसके भाई को फैक्ट्री लगवा के दी, उसके बाप को भी मदद देता हूं। कहता वो तो मेरे मुंह पे रोटी मारती है। कहता मैं खाता हुआ होता उठा के डस्टबिन में फेंक देती है। कहती बाहर जाके किसी को कहा और पीटूंगी। मैंने उसे कहा चौथी भी करनी है? कहता पहले ये तो छूट जाए। मैं चौथी अगर करनी है तो कम से कम 10 कुंडलियों लेके आई हो, मैं उनमें से छांट के मैं बताऊंगा कौन सी कम पीटेगी। ये 100% सीरियस बात है। आप एक अच्छा बच्चा लेने की कोशिश करते हो, ये बात एक अलग है, लेकिन रियलिटी में जो आपकी कुंडली के दोषों को ढक सके, आपकी कुंडली में होने वाली जो बुराइयां हैं उनको पूरा करने वाली कुंडली अगर तो आपको मिले तो आपका जीवन संपूर्ण होता है। इसीलिए आपको जब भी कुंडली मैच करनी है तो जो आपकी कुंडली के दोष है वो उसकी कुंडली के अंदर दोष नहीं होने चाहिए। ये देखने का नाम ही मैच मेकिंग है और ये करवानी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है गुरुजी, मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ जी ज्योतिष। मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ बोल रहे। गुरुजी, मैंने देखा है ज़्यादातर जिसका गुरु पहले घर में होता है जी, ज़्यादातर अक्सर निकलता है कि इसकी शादी 27 साल के बाद होनी है। और एक मंगल होता है जी 9th में। जब मंगल 9th में होता है जी, ज़्यादातर उसका देखा है कि 18 से 36 साल के बीच में फादर एक्सपायर होने के चांस होते हैं। जैसे जी 27 साल के पहले शादी करते हैं तो ये मैं एक्सपीरियंस भी देख चुका हूँ जी कि उसके फादर साल में 6 महीने में चले जाते हैं। और ऐसे ही मंगल वाले का देखा है जी जिसका 18 से 36 लिखा हुआ है कि उसके फादर भी साल 6 महीने में चले जाते हैं, भले ही वो 36 साल तक लिखा हुआ है। ऐसा कोई उपाय या कुछ है जी कि जिससे कि लोगों का इससे बचाव हो सके? बुरा मत मानना बेटा जी गुरुजी। इसी को अधूरा ज्योतिष बोलते हैं जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुमने बोला है, और ऐसा है जी गुरुजी। है क्या मैं वो भी बताने लगूं? ऐसा नहीं है, मैं वो भी बताने लगा हूं। जब बृहस्पति पहले घर में होते हैं जी, तो तुमने कहा 27 साल की उम्र के आसपास शादी होती है। नहीं, इसके लिए एक ही चीज़ है कि बृहस्पति पहले घर में हो तो बच्चे को ना विदेश नहीं जाना चाहिए अपने बाप को छोड़ के।
विदेश, अब यहाँ से पटना चले गए वो भी विदेश है, विदेश से। यहाँ से बेंगलुरु चले गए वो भी विदेश है, बॉम्बे चले गए वो भी विदेश है, ठीक है ना। तो अपने बाप को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। नहीं तो अब शादी तो 27 के आसपास हो ही जाती है मैक्सिमम लोगों की। नहीं तो शनि जन्म कुंडली के जिस मर्जी घर में बैठा हो, 27 साल की उम्र के बाद जब भी शनि 7वें घर में आएगा वो पिता की जान ले जाएगा। ये बिल्कुल ऑथेंटिक लॉजिक है। जिसके भी बृहस्पति लग्न में हो, 27 साल के बाद शनि जन्म कुंडली के 7वें घर में वर्षफल के अंदर आया हो, आप चेक करके देख लीजिए उसका बाप चला गया। मंगल जब भाग्य स्थान में हो, बुध या केतु पहले, तीसरे या 8वें हो, या केतु चौथे हो, या पहले, तीसरे, 8वें में तो मैंने बुध केतु बता दिया, ये हो तो ये मंगल बद है। ये मंगल बद भाग्य स्थान के अंदर अगर बैठा हुआ हो तो बेटा 28 से 33 के बीच में जब मर्जी या तो चाचा ताऊ को ले जाएगा या बाप को ले जाएगा, जी गुरुजी, है ना। तो ये पूरा स्पष्ट लॉजिक हो गया ना जी गुरुजी। तो बेटा तुकबंदी वाले ज्योतिष कभी नहीं करने चाहिए। अपने आप को 100% श्योर होना चाहिए कि कौन सा ग्रह कब क्या कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सुखी रहो, खुश रहो। गुरुजी, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, हाँ। सभी के लिए कहना चाहता हूँ जी, कि हमारे गुरुजी इतने दयालु है कि मैं आज से 10-12 साल पहले तकरीबन गुरुजी के आश्रम में गया था, जो उस टाइम गुड़गांव में होता था जी। हाँ। और गुरुजी इसी तरह सभी के भले के लिए यही काम फ्री में कुंडली निवारण करने के लिए जी आपने वो प्रोग्राम बनाया था जी वहाँ पर। और मैंने देखा था कि एक लेडी सहारनपुर से आई थी जी, और उसके घर में खाने को दाने भी नहीं थे, वो किसी से कर्जा लेकर आई थी। और ये तो आप ही को पता है जी, आपने उनके कैसे ग्रह देखे हैं गुरुजी। मुझे वो बात आज तक ध्यान है कि वो जब बाहर निकल के लेडी रोई थी कि आज मैंने भगवान के दर्शन किए हैं, आप हमारे लिए भगवान हो गुरुजी, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं जी। आपने उनको 1.25 लाख रुपए दिए थे जी। अच्छा। वो दिन मुझे आज तक याद आता है जी। और ये मैं सबके आगे कहता हूँ कि हमारे गुरुजी इतने दयालु है कि उनको आपने बोला था कि बेटा ये पैसे लो और आगे बढ़ो। अपने आदमी को शायद टेलर की मशीन थी जी उसकी, नहीं बेटा, मेरे को ध्यान आ गया जी। वो अंदर आके बहुत फूट के रोई थी। हाँ जी, वो किसी से किराए कहती गुरुजी या तो मेरा कोई हल कर दो, कहती यहाँ से नहीं तो रास्ते में जमना है, कहती हम मर जाएंगे परिवार सहित, कहती मैं अपने बच्चियों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैंने उसे कहा था कि तू क्या कर सकती है, कहती कोई तो खाने कमाने का साधन हो। मैं कितने में हो जाएगा, कहती 40-50 हज़ार तो लगेंगे जी गुरुजी। तो मेरे पास 1.25 लाख रुपया पड़ा था, मैंने उठा के दे दिया। मैं कहा ये ले तू चाय की जाके दुकान कर ले, मैं कहा अपना परिवार चला, मर मत। जय माता दी गुरुजी। जय माता की बेटा। गुरुजी, आप जब क्लास ले रहे थे तो आपने बताया था जब 9th हाउस में सूर्य राहु आ जाते हैं तो आपने बताया था पिता को प्रॉब्लम होगी और जिस जातक का होगा उसका बृहस्पति खराब होगा। तो गुरुजी मेरी ही फैमिली में ऐसा केस हुआ है मुझे, लेकिन इसकी काट नहीं पता, वो आपने क्लास में बता रहे थे। तो उसमें गुरुजी और भी जातक ऐसे हो सकते हैं, तो हमें क्या उपाय करना चाहिए? बेटा सूर्य राहु बृहस्पति के 2 घर, एक 9वां घर और एक 12वां घर, इन दोनों के अंदर बहुत जबरदस्त पाप करते हैं। ये 9वें और 12वें घर के अंदर बैठे हों तो बेटा ये सूर्य ग्रहण पक्का होता है जो सहन शक्ति को पी जाता है, याद रखने की क्षमता को कमजोर करता है, संस्कार विहीन कर देता है और बड़े बुजुर्गों के साथ तकरार को आम कर देता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर इंसान अपनी इज्जत के ऊपर औलाने लेता ही लेता है, इज्जत उसकी खराब होती ही होती है। फिर जब इस तरह की मानसिकता हो जाती है तो दुनियादारी के अंदर भी गलत काम, रिश्वत लेना देना, चोरी चमारी करना या किसी के साथ मिलके बेईमानी करना, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर के अंदर बेटा वो अपनी बुद्धि को खराब कर लेता है, जिसके कारण फिर बदनामी के योग होते हैं। और मैंने तो इस योग के अंदर जज को भी फंसते देखा है, समझ गए ना।
तो ये योग सबसे बुरा होता है। इसका तुमने इलाज पूछा है। हाँ जी। ऐसे में सूर्य ग्रहण के वक्त में घर में बीमारियां भी बहुत आती हैं, या स्वयं इंसान को ही बीमारियां बहुत लगती हैं। तो उसको क्या करना है, 43 सिक्के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाने हैं, तांबे के सिक्के। रात को 10-11 बजे बैठो, 10 बजे छोटे छोटे पतले पतले लकड़ी के कोयले ले लो, उनको जलाओ। मोटे इसलिए नहीं मैं कह रहा, मोटे जब कोयले जलते हैं तो वो बहुत देर तक ठंडे नहीं होते, इसीलिए जल्दी ठंडे हो जाए तो बारीक बारीक लेना लकड़ी के कोयले, और वो लेके उसके अंदर एक एक करके तांबे का सिक्का गिराते रहो, कोयले गिराते रहो, हिलाते रहो। मेन मकसद है कि कोयले के अंदर तांबा पिघलने लग जाए, ये मकसद है। इसको सुबह 3 बजे तक ये 43 के 43 सिक्के एक एक करके डाल के उनको करना है। ये करके उसमें से जो स्मेल उठेगी, वो तांबे के जलने की जो स्मेल है, वो आपके अंदर सूर्य की कमी को पूरा करेगी। सूर्य की कमी को, यानी कि आपके अंदर जो सहन शक्ति की कमी है, धैर्य की कमी है, उतावलापन है, ये उसको मार देगी और सहन शक्ति को बड़ा करके आपको धैर्य सिखाना शुरू करेगी। तो ये जलाने के बाद सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले ये सारे उठा के आपको जाके जल प्रवाह करने हैं और हाथ पांव धो के आपने वापस आना है। शर्त क्या है, जब आप इसे यहाँ से लेके जा रहे हों उस वक्त में आपका कोई भी खून का ताल्लुकदार सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो आया तो वो जाते जाते उसकी सूर्य की एनर्जी साथ ले जाएगा। जिसने इतनी देर बैठने के बाद आपको तो एनर्जी दी, लेकिन जाते जाते वो उसके ऑरा में से सूर्य की एनर्जी ले जाएगा, तो वो बड़ा काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए कोई खून का ताल्लुकदार सामने नहीं आना चाहिए, जल प्रवाह करके आओ। और उसके बाद 43 दिन लगातार आपकी ऑरा के अंदर जो ब्लू एनर्जी इकट्ठी हो चुकी है उसको निकालने के लिए रोज 1 किलो जौ लो, दूध के साथ धो के जल प्रवाह कर दो। ये 43 दिन करो और 1 किलो जौ को दूध के साथ धो के लाल कपड़े में लपेट के घर के अंदर वजन के नीचे दबा दो, ठीक है। उससे ब्लू एनर्जी फिर ज़्यादा नहीं पैदा होती है। तो ब्लू एनर्जी को ज़्यादा पैदा होने से रोक दिया, जो थी उसे निकाल दिया। सूर्य की ऊर्जा हमने ले ली, उसकी ताकत ले ली। आदमी के अंदर धैर्य, सब्र, पॉजिटिवली सोच करके धैर्य से काम करने की ताकत डेवलप हो जाती है और सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है। गुरुदेव, हल्द्वानी से आपके एक स्टूडेंट आए, उन्होंने वशिष्ठ ज्योतिष के अनुसार एक सवाल पूछा है कि शनि केतु की 10वें घर की युक्ति वशिष्ठ ज्योतिष में क्या फल देती है? शनि और केतु आपस में मिले तो अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। कहते लड़के बहुत पैदा होंगे, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मर्द की कुंडली में है तो उसके अंडकोश में वो जो वाई फैक्टर, जो बेटा पैदा करने के लिए होता है, वो ज़्यादा होता है। और शनि और केतु मिलने का मतलब, अगर वाई फैक्टर ज़्यादा है तो इंसान में जोश भी ज़्यादा होगा और काम करने की क्षमता भी ज़्यादा होगी, सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो 10वें घर के अंदर शनि केतु अगर इकट्ठे हैं, अगर ऐसा इंसान अपनी टीम लीड करता है, अपने काम की जगह पर काम को लीड करता है, सारे प्लान बना के एग्जीक्यूशन के लिए दूसरों को भगाता है, तो ये इंसान नॉर्मल जो उसकी कुंडली बोल रही है उससे 11 गुना ज़्यादा अमीर हो सकता है जी। लेकिन इसके विपरीत अगर इंसान टीम लीड नहीं कर रहा और स्वयं नौकर है और कहीं पर ऐसी जगह पे नौकरी कर रहा है जहां उसे इंस्ट्रक्शन मिलती है और उसको भागना पड़ता है और रोज जाके ये भी करके आ रहा है, वो भी करके आ रहा है, दूसरे का ऑर्डर ले रहा है, तो यही 11 गुना गरीबी देता है। यही 11 गुना गरीबी देता है। जी जी गुरुदेव। शनि जब भी जन्म कुंडली के अंदर 10वें घर में हो, अगर आपने लोगों को इंस्ट्रक्शन देके काम करवाने का काम नहीं किया, खुद बॉस वाली चेयर पे बैठ करके दूसरों को भगाने वाला काम नहीं किया, तो ये शनि 10वें घर का बेकार है। और केतु के साथ हो तो फिर तो बिल्कुल बेकार है। और अगर आपने ये इंस्ट्रक्शन देने का काम किया, स्वयं बॉस बने और दूसरों को भगाया, तो बेटा बड़े बड़े मकान, फार्म हाउसेस, बहुत सारा रुपया पैसा सब कुछ देगा। और स्वयं किसी के नौकर बन गए और खुद भागने लग गए तो जो पल्ले है वो भी चला जाएगा, मकान बनाने के बाद सब डूब जाएगा। ये है बेटा शनि केतु 10वें घर का।
गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, सुखी रहो। मेरा क्वेश्चन है कि आपने क्लास में पढ़ाया है सूर्य और शुक्र दोनों जब साथ में रहते हैं तो उनके साथ में हम लोग कोई मित्र ग्रह को बैठा देते हैं। मित्र ग्रह अब वहाँ पे बुध को बैठाने का आपने बताया है, लेकिन मेरा सवाल ये, यदि जन्म कुंडली में कोई कुंडली में यदि बुध खराब है तो क्या दोनों शत्रु ग्रहों के बीच में मित्र को बिठा सकते हैं यदि वो मित्र भी खराब हो तो? जैसे बुध का सूर्य शुक्र के बीच में बुध बिठाता है, बुध यदि खराब हो तो क्या बिठा सकते हैं? पहला तो ये। शाबाश, बहुत अच्छा सवाल था तेरा बेटा, थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल था। सूर्य शुक्र जब आपस में मिलते हैं, दोनों दुश्मन हैं जी। ये जब मिलते हैं तो कहते हैं राहु खराब हो जाता है जी। तो जन्म कुंडली में जहां भी राहु बैठा होगा वो खराब फल देगा। एक फल ये हो गया। दूसरा, सूर्य और शुक्र जब भी मिलते हैं इनकी ना ठहराव वाली सोच नहीं होती। बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, बहुत जल्दी जल्दी किसी भी चीज को करने की कोशिश करना, करने पे विश्वास करना, लेकिन गहरी बुद्धि में उतर करके जो एक प्लान बन के एग्जीक्यूट करना चाहिए वो ताकत नहीं होती। इसीलिए इसे कहा जाता राहु खराब। ठीक है, क्योंकि मैं थ्योरी भी बता दूं ना कि ये होता कैसे है। अब इसके बीच में अब आपको तय करना है कि यहां क्या किया जाए कि आपकी गहरी सोच पैदा हो सके, गहरी सोच। अब ऐसी अवस्था में आप बुध को मिला सकते हो। अगर वो खराब भी होगा तो बुध की एक खासियत है कि जिन ग्रहों के साथ मिलता है वो उसकी तासीर का फल देता है, उसकी अपनी तासीर कोई नहीं बचती। बुध तब तक ही अपना फल देता है जब वो अकेला बैठा हो। अगर वो किसी भी ग्रह के साथ मिल गया तो वो उसकी तासीर, इसीलिए बुध को मिला सकते हो। लेकिन और तरीका है, सूर्य और शुक्र इसके अंदर कहते हैं कि किसी एक को ऐसे को बैठा दो जो दोनों का मित्र हो या जो इन दोनों को नुकसान ना दे। तो जन्म कुंडली में एक थ्योरी है कि दो शेरों के बीच में अगर एक गाय फंस गई तो वो उसको नहीं मारेंगे, है ना? तो यहां बृहस्पति को भी मिला सकते हो। ठीक है, सिचुएशन देख के। पर अगर मान लो ये सूर्य शुक्र सातवें घर में है तो वहां बृहस्पति को मिलाओगे तो वो तो फल अच्छा नहीं है, वो तो शादी के बाद दौलत को खराब कर देगा। तो इसलिए किसी और घर में जहां पर कि इन दो तीनों के मिलने से फल अच्छा बन रहा हो वहां बृहस्पति को भी मिला सकते हो। और अगर ये सातवें घर में है जी सूर्य शुक्र, तो यहाँ बुध को मिलाओगे, घर के साउथ वेस्ट के अंदर आप गेंदे के फूल लगा लोगे, अच्छा है, वो मिलता है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन सूर्य बुध शुक्र जब भी इकट्ठे हों तब तक अच्छा फल नहीं देंगे जब तक केतु अच्छा ना हो। तो केतु को अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, कान छेदन करवा के सोना, गले में सोना, ये जरूर होना चाहिए। तो सूर्य शुक्र का जब भी मेल हो, केतु को अच्छा करना यानी कान में सोना, गले में सोना, ये सबसे पहला होने वाला उपाय होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। बाद में ये ग्रह को मिलाने वाला उपाय करें तो जब फल देगा। अच्छा, ठीक है गुरुदेव। इसमें ही एक क्वेश्चन और बनता है, यदि बुध जैसे आपने बताया बुध अच्छा या बुरा वहाँ पे अपना फल त्याग देता है, वहीं यदि बुध मंगल के साथ बैठा हो और बुध मंगल के साथ बैठा हो, दोनों की युक्ति हो गई, वहाँ पे यदि फिर हम लोग कोई मित्र ग्रह या सूर्य को बिठा दे या सूर्य बैठा हो तो क्या मंगल बुध की ये जो युक्ति बुरा फल देती है वो नहीं देगी? बेटा जो तुमने मंगल बुध वाली बात कही है, हाँ जी, अगर मान लो मंगल बुध तीसरे घर में बैठे हैं, हाँ, तो ये बुरे हो गए। हाँ जी, तो उस अवस्था के अंदर तुम मान्यक्या बना देते हो तो ये अच्छे हो गए। ठीक है, लेकिन यही मंगल और बुध मान लो दूसरे घर में बैठे हैं, शनि छठे घर में बैठे हैं। अब ऐसी अवस्था में तुम मंदिर के अंदर गुड़ या गेहूं वगैरह चढ़ाओगे उनसे मिलाने के लिए, ये बहुत बुरा हो जाएगा क्योंकि शनि की दृष्टि है। हाँ हाँ। इसी प्रकार से और किसी घर में है और शनि की, राहु की, केतु की, इनमें से किसी की भी दृष्टि मंगल बुध के ऊपर पड़ रही है, तब इनके साथ सूर्य मिलाने जाओगे दुगना तिगना नुकसान होगा। समझ गए? तो अवस्था वो देखनी है कि इनको उपाय करके अलग अलग करना है
इनको यहां से निकाल के किसी दूसरे घर में पहुंचाना है या इनके साथ में सूर्य को मिलाना है। समझ गए? क्योंकि एक चीज का अधूरा जवाब देके अधूरा ज्योतिषी नहीं मैं बना सकता, मेरे को कंप्लीट ही करना पड़ेगा। तो तय करने वाली बात होती है कि इनको निकालना ही यहां से जरूरी है या इनके ऊपर किसी की दृष्टि पड़ रही है उसको हटा करके इसके साथ सूर्य मिलाना है या डायरेक्ट सूर्य मिलाया जा सकता है। ये इसका कंप्लीट जवाब बेटा जी। ठीक है गुरुदेव, इसी में एक चीज और मेरी रह गई थी कि यदि आपने बताया कि सूर्य के सामने कभी भी चंद्रमा रहता है तो वो बहुत अच्छा हम मानते हैं, सूखे कुएं भी पानी के भर जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आपने वहीं क्लास में ये भी बताया था कि सूर्य पहले घर में हो और सातवें घर में चंद्रमा हो तब ये लागू नहीं होता। तो ये लागू नहीं होता, तो वो उसके पीछे का तथ्य क्या है, किस लॉजिक से बोलते हैं? पहला घर बेटा मंगल का होता है। हाँ हाँ, तो वहां पर बैठा हुआ सूर्य ना 11 गुना ताकत बढ़ाता है और इतनी गर्मी के सामने चंद्रमा टिकता है क्या? इतनी गर्मी के सामने सूर्य और मंगल जिनकी भी जन्म कुंडलियों में इकट्ठे बैठे हुए एक ही घर में, आप देखो उसकी मां दुख पाती है, उनकी प्रॉपर्टी पैसा दुख पाता है। सूर्य मंगल की युति को देख के बहुत सारे विद्वान वाह वाह करने लगते हैं कि वाह क्या बलपूर्वक योग है, लेकिन उसके अंदर बल ही बल होता है बेटा, काम करने की ताकत होती है, लेकिन अकल से कमाई करने की ताकत कम होती है। तो दुख कौन को पाएगा? माँ। और पैदा होने के बाद बाप का भी हाल अपने आप ही वैसा होने लगता है कि माँ को तकलीफें मिलती है। ठीक है, तो सूर्य मंगल जब भी इकट्ठे होंगे, इसीलिए सूर्य पहले घर में हो, सातवें घर में बैठे चंद्रमा पे दृष्टि हो, तो ये योग मान्य नहीं होता है। ठीक है गुरुजी, लास्ट सवाल है कि यदि हम लोग बोलते हैं मंगल का पहला घर है, मंगल का पहला घर है, लेकिन वहाँ पे ये हम लोग मांगलिक भी बोल देते, तो जीवन में, घर गृहस्थी में और इनमें बहुत सारे देखे हैं कि विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। पहले ही घर में मंगल है, उसका ही घर है, तो फिर विपरीत प्रभाव क्यों पड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है जो तुमने कहा है। मंगल 3 प्रकार का होता है जी, मंगल शुभ, अशुभ, मंगल अशुभ, मंगल बद, है ना। जब भी जन्म कुंडली के अंदर केतु या बुध पहले, तीसरे या 8वें घर में हो तो मंगल बद होता है, बुरा होता है। जब भी शुक्र जन्म कुंडली के 9वें घर में हो मंगल बद होता है। और अगर कहीं मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ जाए तो मंगल बद होता है। अब ये मंगल चाहे पहले घर में बैठा, चाहे दूसरे में बैठा, चाहे 9वें में बैठा, बेटा बद तो बद ही है ना, वो तो बुरा फल देगा ही देगा। है? मांगलिक, मांगलिक शब्द कहां से पैदा हुआ? क्योंकि बेटा शादी के वक्त में बद मंगल को देखना ही मांगलिक की चेकिंग है। 12वां घर बिस्तर का, जहां मंगल देखा जाता मांगलिक के लिए। पहला घर अपने लगन का, तो अपनी नेचर हो गई। चौथा घर अपनी मनोवस्था का, वो इसलिए देखना जरूरी। 7वां घर अपना जाया स्थान यानी कि पत्नी या पति का घर, इसलिए। और 8वां घर वो पहला आइडिया जिसको आते ही हम बोलना शुरू करते हैं, है ना। तो इसलिए मांगलिक के लिए ये वाले घर दिए गए, समझ गए, 5 घर ये दिए गए। तो यहां पर ये वाली अवस्था के अंदर मंगल बद हो तो इंसान अपना जीवन ढंग से नहीं चला सकता और गृहस्थी को नहीं सही ढंग से भोग सकता। 12वें घर में हो मियाँ बीवी के बिस्तर के सुख ही नहीं बन पाते ढंग से। पहले घर में हो तो इसकी दृष्टि 7वें में पड़ती, या तो वो रोगी या स्वयं रोगी। चौथे घर में हो आदमी के दिल के अंदर हलचल रहती है, पत्नी के सुख, कामकाज, लाभ तीनों ही खराब रहते हैं। 7वें घर में हो तो जीवन साथी के मरने की संभावना बहुत ज्यादा है। और 8वें घर में हो तो अपनी नेगेटिविटी अपने आप को जीने नहीं देती, हर वक्त जीवन साथी के साथ उदास उदास घूमता रहता है। तो इसीलिए ये मांगलिक योग बनाया गया था। लेकिन अगर जन्म कुंडली के पहले, तीसरे या 8वें घर बुध केतु नहीं है, अगर शुक्र 9वें घर में नहीं है, अगर मंगल की दृष्टि शनि पे नहीं पड़ रही है, तो 12वें घर, पहले घर, चौथे घर, 7वें घर और 8वें घर के अंदर अगर मंगल बैठा हुआ है
आंख बंद करके आप अपने बच्चे की शादी उस शख्स से करो, उस लड़के से लड़की से करो, वो सारी जिंदगी अपने जीवन साथी और अपने ससुराल वालों को भी खुश रखेगा, क्योंकि यहाँ कर्मठ मंगल होता है जी। यहाँ कर्मठ मंगल होता है और मंगल बद हो और 12, 1, 4, 7, 8 में बैठा हो तो बेटा इसके लिए मांगलिक ही ढूंढना पड़ेगा। कुल मिला के कम अकल वाले के लिए, कम धैर्य वाले के लिए, कम अकल वाला और कम धैर्य वाला ही जीवन साथी चल सकता है, दूसरा नहीं चल सकता जी। ये है मांगलिक मिलान। आपने देखा होगा मियाँ बीबी एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो रहे, एक दूसरे को पीट रहे हैं, और जो ससुरा छुड़ाने आता बाद में अपनी लड़ाई भूल के उसको पीट रहे हैं। ये होते हैं दोनों मांगलिक, ये दोनों मांगलिक होते हैं। तो ऐसे मियाँ बीबी जोड़ दो, दोनों मांगलिकों को जोड़ दो कि ये आपस में रोज पिटे, दूसरा छुड़ाना आए तो उसे पीटे। भाई इतनी अकल वालों को जोड़ दो, ये मिलान परफेक्ट होता है। ओके गुरुजी इसमें थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन ये है कि मंगल बैठा हुआ है, मांगलिक है, और मंगल बद भी हो रहा है, जो कंडीशन है, या पहले में बुध हो या तीसरे में हो या कोई भी कंडीशन है, लेकिन साथ में आपने ये बताया था मंगल बद कट जाता है, 2 शत्रु ग्रह साथ में बैठे हो या 2 हाँ मेरे को याद दुश्मन ग्रह। मैं यही कह रहा हूँ, सुनो। ऐसी अवस्था ये देखना है कि अगर मंगल की दशा पहले निकल चुकी है, केतु निकल चुकी, बुध की निकल चुकी, जो भी मांगलिक कर रहा था जी। अब यहाँ 2 खेल हो जाते हैं, एक तो जो मंगल बद बना रहा है और जो हो रहा है, इनकी दशा कब आनी है। अच्छा समझ गए। अगर वो शादी करते ही थोड़ी देर बाद आ रही है तो मत मिलाओ। अच्छा ठीक है ना। और अगर कहीं इनकी बहुत देर पड़ी है कर दो, क्योंकि जीवन को रोक तो सकते नहीं। वो जब समय आएगा, जो मंगल बद बना रहा है ग्रह उसका, बुध या केतु दोनों में से किसी का भी, या मंगल का, तब तो बुरा होना ही होना है। लेकिन बाकी अरसे में ये बंदा ठीक रहेगा, क्योंकि 2 दुश्मन ग्रह आपस में इकट्ठे हों या 2 पापी ग्रह आपस में इकट्ठे हो तो मंगल बद नहीं होता। हाँ है ना। तो बेटा इस थ्योरी को इस तरह से यूज करना है हमें। ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। सुखी रहो बेटा। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, सुखी रहो। गुरुजी अगर तीसरे घर में सूर्य, शनि, केतु और बुध बैठे हैं तो क्या फल देंगे। देख बेटा एक बात सुन, यह प्रभाव तो सारी जिंदगी चलते हैं, लेकिन मेन तो महादशा और लाल किताब दशा का खेल है कि वो कब शुरू हो रही है। अब यहाँ जो तूने बताया है ये एक बहुत ही बुरा योग है। अगर यहाँ पर राहु साथ में होता तो मैं ये कहता कि चलो 34 साल तक की उम्र बेकार है, लेकिन ऐसी अवस्था में अगर हमने उपाय नहीं किया तो ये सारी जिंदगी बेकार कर देता है। यहाँ पर शनि केतु के साथ जो भी ग्रह आकर के बैठता है, एक तो वो ग्रहों को खराब कर देता है, यानी कि सूर्य और बुध ये दोनों खराब हो गए। फिर सूर्य देव की दृष्टि राहु पर, ये सबसे गंदा सूर्य ग्रहण है। फिर शनि देव की दृष्टि राहु पे, कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल सब कराने के लिए ये तैयार है। तो यहां पर हमें करना क्या है, सबसे पहले यहां से शनि और केतु को निकाल, मैंने कहा ना 11 गुना हो जाते हैं, तो उस अवस्था के अंदर हर महीने के पहले शनिवार को चमड़े की जुत्ती दान दो, तब सूर्य अच्छा फल देने लगेगा। अपना पराक्रम, अपना सब्र, अपना धैर्य ये काम आने लगेगा। लेकिन अभी भी चुके हो, कारण ये कि सूर्य की दृष्टि राहु के ऊपर है तो वो बहुत खराब है और ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लमें देती हैं, बहुत देती हैं तकलीफें। इसको ठीक करने के लिए राहु को यहाँ से हटाना बेइंतहा ज़रूरी है। तो उसके लिए सर पे चोटी रखो, यानी कि बृहस्पति को प्रबल करो। हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाओ, क्योंकि जितना बृहस्पति प्रबल होता चला जाता है उतना खराब राहु दबता चला जाता है। गले में सोने की चेन पहनो, कान में सोना पहनो और हर रोज सतनाजा पक्षियों को देना शुरू करो, तब जीवन अच्छा होगा। वरना जिसके पास सब्र, धैर्य, सोचने की ताकत यही खत्म हो गई, उतावलापन बढ़ गया, बेटा जीवन तो खराब ही है ना। तो ये इसका फल है। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे आप बताते हैं कि छोटे बच्चों की यानी 12 साल से पहले हमें किसी का उपाय नहीं कराना चाहिए,
लेकिन सर अगर उस बच्ची की कुंडली में 7th हाउस में 5 ग्रह और सूर्य और बृहस्पति 8th हाउस में आ गए और 11वें में भी राहु आ गया, तब हमें सर कराना चाहिए या फिर 12 साल तक तो फिर कुछ देर नहीं हो जाएगी सर पिता और दादा को बचाने के लिए? बेटा मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे से पहले इतने बड़े बड़े विद्वान वो पैदा हुए जिनको मैं पढ़ के विद्वान बना, तो मेरे को मानना भी पड़ता है। जी सर। लेकिन कुछ एक्सपीरियंस में चीज़ें भी पता चली कि ये लिखा तो हुआ है लेकिन मैं मानूंगा नहीं। ऐसा भी जीवन में दौर आ जाता है, क्या किया जाए। किसी भी वक्त की कोई भी रिसर्च वो पिछली रिसर्च को काट के ही आगे बड़ी रिसर्च हुई है, तो बेटा उस स्टेज पे आ गया हूँ। तुम बात कर रही हो बालिग नाबालिग कुंडली की। जी सर, पिता और दादा को बचाने के लिए कुछ ना, करना बालिग चाहिए। नाबालिग कुंडली की बात कर रही हो। जी सर। बालिग नाबालिग कुंडली होना एक अलग चीज है, जी सर। और योग बनना एक अलग चीज है। अब तुम त्रस्त हो योग से, बालिग नाबालिग कुंडली से त्रस्त नहीं हो। जी सर। तो योग अगर बुरा है तो उसका इलाज जरूर करना चाहिए, चाहे उम्र कोई भी हो। ठीक है? जी सर। जी कुछ सर। बेटा। जय माता की गुरुजी। जय माता की बेटा। आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श। सुखी रहो। गुरुजी मेरा एक सवाल है, 10 में मंगल हो तो गरीब के घर विष्णु भगवान है, और सेकंड हाउस से जो है 10 का संबंध पंचम दृष्टि का बन रहा है। अब यहाँ पर जो है बताया कि जो है ये सेकंड हाउस में जो ग्रह है तो पूरे परिवार की मानसिकता ये हो जाएगी कि जैसे घर में किसी ने कुछ कर दिया हो। अब मेरा सवाल ये है कि 10 में तो जो 10 का दुश्मन होते हैं वो तो 3 और 5 होता है ना, तो ये सेकंड का क्या उपाय क्यों करना चाहिए? नहीं बेटा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा। 10वें घर के अंदर मंगल हो, हाँ दूसरे घर के अंदर ग्रह हो। हाँ। अब यहाँ थ्योरी अलग अलग है। हाँ वही मेरा क्वेश्चन। वहां पर शुक्र या चंद्रमा हो हाँ। तो बच्चों के सुख से संबंधित दिक्कत। अच्छा। और अगर पापी ग्रह हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर शादीशुदा जिंदगी में डिले और बच्चों के सुख में दिक्कत, ये बनता है। बाकी के ग्रह दूसरे घर में हो तो बहुत शुभ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन जो तुमने प्रेडिक्शन कही जी, वो तुमने मंगल बद की प्रेडिक्शन कही। जी। एक और तरह से मंगल बद होगा, मैं ये बताना पहले भूल गया था, इसने मेरे को याद दिला दिया, शाबाश बेटा। मंगल अगर 10वें घर में हो जन्म कुंडली के, 5वें घर में कोई भी ग्रह बैठा दो, हाँ। ये मंगल बद होगा। यस सर। ये मंगल बद होगा। बाप के पूरे घर का हाल खराब होगा। घर के अंदर काम काज से संबंधित, मंगल कार्यों से संबंधित दिक्कतें होंगी। अपने जीवन के अंदर काम के ऊपर टिकने में दिक्कत होगी। अब ये विष्णु भगवान नहीं रहे, अब तो ये खड़क सिंह बन गए जो खड़काते ही रहेंगे। समझ गई? तो ऐसी अवस्था के अंदर 2 उपाय बहुत जरूरी बन गए। एक, जो भी ग्रह 5वें घर में बैठा है उसको वहां से हटाओ, और दूसरा, इन मंगल देव को निकाल के बाहर करो। 43 दिन लगातार 100 ग्राम देसी खांड दान देने के बाद, उसके बाद में हर मंगलवार को 100 ग्राम देसी खांड दान देते रहो, और जहां हिरन मिले उनको चारा खिलाते रहो। तो ये तब मंगल काबू आएगा, वैसे नहीं आएगा। ठीक है? एक क्वेश्चन है जो आपसे ज्ञान लेके आई थिंक सबको बहुत आपका आशीर्वाद मिलेगा। आजकल बहुत सारे केसेस होते हैं कि अचानक हार्ट अटैक हो रहे हैं। हाँ। अचानक ही। तो मेरे पास, क्योंकि उनको पता है मैं आपसे ज्योतिष सीख रहा हूँ, तो मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमारा देख के बताओ, हमारे बच्चों का देख के बताओ, ये साल मंगल का है, ये सूर्य का है, ये राशि का है। तो मैं उनको कहता हूँ मैं जीडी वशिष्ठ मेरे गुरुदेव है, तो मुझे राशि और उनका नहीं है, मैं सिर्फ वर्षफल देखता हूँ। हाँ हाँ। तो इन केसेस में जो, क्योंकि आजकल इतने केसेस आते हैं, तो कुंडलियों में सबसे पहला सवाल यही होता है कि देख के बताओ कि हमारे बच्चे को या मुझे अचानक हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, या अचानक कोई घटना तो नहीं हो जाएगी। और आपने क्लास में बताया था कि जब 8वें घर में वर्षफल में कोई मृत्यु वाला ग्रह आ जाए और तीसरा घर खाली हो,
तो डेफिनेटली अगर एक्सीडेंट भी होगा और उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि तभी आपने तीसरे घर में वो आप कलाई पे वो कलावा बंधवाने को कहते हैं। तो ऐसे में अगर वर्षफल में हमें देखना हो इन सब चीज़ों के लिए, और तो क्या क्या स्पेसिफिक योग या ग्रह देख सकते हैं जो हम लोगों को उपाय करा के जिसका हार्ट अटैक या अचानक एक्सीडेंट्स बचा सके? बेटा प्रॉब्लम यही है कि सीखने वाले ज़्यादा हैं, सिखाने वाले कम हैं। हाँ जी। तो एक तो ये गैप बहुत बड़ा हो गया। हाँ जी। जो तुमने बात कही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। इसके अंदर ये तुमने बिल्कुल सही कहा जो मैंने पिछले दिनों में बताया भी कि अगर कोई बहुत बुरा मृत्यु देने वाला ग्रह 8वें घर में आके बैठ गया और तीसरे घर में कोई ग्रह ना हो तो मृत्यु हो जाती है, अकस्मात मृत्यु जिसे कहते हैं। तो उसके लिए कलावा है, तो ये बांध के रखो। औरतों को चूड़ियाँ कंगन भी इसीलिए दिए गए हैं कि ये इनका तो सदा ही आबाद रहे ना, और इनको ज़्यादा शारीरिक कष्ट नहीं आने चाहिए। ठीक है, आदमियों को कलावा दिया गया। लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज़ है, ये जो धरती है ना, ये सच में हम सबकी माँ है। जैसे एक माँ बच्चे की हर तकलीफ को अपने ऊपर झेलती है, अगर बच्चे के अंदर कोई भी अवगुण भी आ रहा है ना, तो बेटा उसे भी समझा बुझा के पीट पाट के ठीक करने का काम करती है। बिल्कुल। और अगर उसकी टांग में दर्द है, सर में दर्द है, हाथ ही टूट गया, उसकी केयर करती है। तो हमारी धरती माँ भी ऐसे ही हमारी केयर करती है। बिल्कुल, ये ध्यान रखियो। लेकिन अब हुआ क्या, एक तो हम नालायक औलाद, ये जो धरती पे कूद कूद के धरती को रोज दुख भी देते हैं, कहीं खोद देते हैं, कहीं कीचड़ कर देते हैं, कहीं गंदगी डाल देते हैं, तो हम नालायक औलादी हुई ना। तो लेकिन माँ होती है ना, वो कभी को माँ नहीं होती, यानी बुरी माँ नहीं होती। तो धरती हमारे लिए ऑलवेज अच्छी है। हम सब ने क्या किया, धरती माता के साथ ना बेवफाई करने लग गए, ये जूते पहन के। हमने अपनी माँ के साथ संपर्क ही अपना बंद कर दिया। और ऊपर से ये जो हमारे माँ बाप थे ना पढ़े लिखे, ये हमारे माँ बाप से सही मायने में हमारे संस्कार बेवकूफ बनने शुरू हुए, क्योंकि हमारे माँ बाप को पढ़ाया किसने? अंग्रेजों की सभ्यता ने। उससे पहले के जो हमारे माँ बाप हुआ करते थे बेटा, वो हमारे संस्कारों से पढ़े हुए थे। लेकिन जो हमारी उम्र के लोग रहे, हमारे माँ बाप को अंग्रेजों की सभ्यता ने पढ़ा दिया। तो उसके कारण हुआ क्या, हमारे को ये सिखा दिया गया हर वक्त हाथ धोना, हर रोज नहाना, ठीक है, और पाँव में जूते पहन के रखना। इवन बच्चा चप्पल पाँव से उतार दे, आजकल के माँ बाप कहते हैं पागल हो गया क्या, जैम्स लग जाएगा, बीमार हो जाएगा। रियलिटी में ये जो साफ रखने वाले संस्कार अंग्रेजों ने हमें दिए, इससे हम बीमार हो गए। हमारा संपर्क धरती से कट गया। हमारे को इतनी ज़्यादा, ये जो हमारे हाथ पाँव ना, हमारी स्किन है, इसके ऊपर वो भी बेटा अच्छे वाले जीवाणु भी हैं जो हमारे को तंदुरुस्त रखते हैं। हाँ जी। और हर वक्त इनको साबुन से रगड़ रगड़ के हम हमारे को ही तंदुरुस्त रखने वाले जीवाणुओं को मारते रहते हैं। और इसी प्रकार से जब हम चलते हैं, हमारे अंदर एक पावर हाउस है, और वो पावर हाउस का नाम है अग्नाशय। अग्नाशय यानी कि आपकी पैनक्रिया, जहां से कि एक अग्नि प्रज्वलित होकर के आपके हर खाने को पचाने का काम कर रही है। लेकिन वो जब अग्नि जल रही है, एक तो उससे करंट पैदा हो रहा है, ऊपर से जो आप हाथ पांव हिलाते हो, समझे, उससे करंट डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन ये करंट बनता रहता है, बनता रहता है, और जब आप हाथ पांव नहीं हिलाते तो ये डिस्चार्ज भी नहीं हो पाता। तो ऐसी अवस्था के अंदर क्या है कि जब हम नंगे पांव रहते थे, धरती पर लगाते थे, तो करंट
जमीन में चले जाता था, फालतू बनने वाला करंट। आज भी तुम अपना घर बनाते हो या कोई भी बिजली का काम कराते हो, वहां पर अर्थिंग डालते हो कि तुम्हारे घर को कहीं कुदरती पड़ने वाली बिजली न जला डाले, वो अर्थिंग ले जाती है ना जमीन के अंदर। बिल्कुल। इसी प्रकार से आपका शरीर है, अगर इसको अर्थिंग नहीं मिली तो तुम्हारे अंदर का करंट क्या करेगा, नसों को ब्लॉक करेगा, बुरा हाल करेगा और तुम्हें बीमार होने पे मजबूर कर देगा। और ख़ास तौर पे जिनकी हड्डियों के अंदर दर्द होने लग गया है या साइडों पे ये जोड़ों में दर्द होने लग गया है, बेटा इनको अर्थिंग की बहुत ज़रूरत है, इनको अर्थिंग की बहुत ज़रूरत है। ये अगर कच्ची ज़मीन के ऊपर नंगे पाँव अगर सैर करते हैं तो इनके दर्द जल्दी चले जाएंगे, नहीं तो ये बने रहेंगे। एक और चीज़ आप देखते थे कि हमारे यहाँ आम भारतीय सभ्यता में मर्दों ने भी चांदी के कड़े, तांबे के कड़े पहने हुए थे। हाँ जी। पाँव के अंदर औरतों ने पायल और मर्दों ने कड़े पहने हुए थे। कारण क्या था? साइंस थी। और कड़े कैसे पहनते थे? जो इस तरह से गोल, लेकिन यहां आकर के इस तरह से जुड़े हुए, पूरा जुड़ा हुआ नहीं है, इस तरह से अलग है ना? हाँ जी। इनका मतलब क्या है? ये साइंस है। जब भी किसी मर्द ने तांबे का कड़ा पहना हो या चांदी का पहना हो और औरत ने चांदी के पायल और ये कड़े पहने हुए हो, तो बेटा कहीं पर भी अंदर का करंट ब्लॉकेज बन के ब्लॉकेज पैदा नहीं करता। आदमी मैक्सिमम स्वस्थ रहता है, प्रोटेक्शन मैक्सिमम, समझ गए? और स्वस्थ आदमी के मरने के चांस बड़े कम होते हैं। लेकिन जब अंदर करंट बना हुआ है और उस वक्त एक कोई खराब ग्रह आ गया, उसने एक खराब हल्का सा झटका दिया, आदमी खत्म। तो लंबी उम्र बनाने का एक ही तरीका आज के बाद आप सब लोग बना लो कि अपने हर बच्चे के बाजू के अंदर एक तांबे का कड़ा पहनाओ, जो कि आपस में जुड़ा हुआ ना हो, इतना सा खुला हुआ हो, उसके शरीर के अंदर बनने वाली फालतू ऊर्जा वातावरण में निकल जाएगी। क्योंकि जूते चप्पल आप पहनाने तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि समाज भी ऐसा हो गया। कहाँ एयरपोर्ट पे या 5 स्टार होटल के अंदर बिना जूते चप्पल के जाओगे, है ना? तो वो तो पहनना मजबूरी होगी, स्कूल में ही पहन के जाओगे। तो तांबे के कड़े पहना दो बेटा, ये मरने वाली संख्या कम हो जाएगी, लोग स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। बाकी थ्योरी तुम जानते ही हो, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। गुरुदेव, आपने पढ़ाया कि मंगल छठे भाव में जब होते हैं तो जिस भी पुरुष के होते हैं तो उनके परिवार वालों को सोना नहीं पहनना चाहिए। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। सॉरी गुरुजी, लेकिन गुरुजी इस थ्योरी पे आप माफी मैं बताता हूँ, माफी चाहती हूँ। उसको अपने बेटे को सोना नहीं पहनाना चाहिए, परिवार को नहीं, बेटे को सोना नहीं पहनाना चाहिए। लेकिन गुरुजी मेरा अनुभव कुछ ऐसा है कि सोना घर से निकल निकल के भागता है और हम लोग पहन ही नहीं पाते। हाँ, गुरुदेव इसमें एक चीज और बन रही है, ऐसी कौन सी ग्रह दृष्टि वाले हैं जिनको सोना अधिक पहनना चाहिए? बेटा मैक्सिमम ग्रह योग ऐसे होते हैं जो सोना पहनने को अलाउ करते हैं, लेकिन सोना गुम तब होता है जब मंगल खराब हो जाए, तो सोना गुम होता है। और पहनने का उनको, जिनको केतु को उच्च यानी अपने विचारों को उच्च, याददाश्त को उच्च करना हो, उनको सोना जरूर पहनना चाहिए। और वो सिचुएशन होती है जन्म कुंडली के अंदर केतु 3 या 8वें घर का। आपको याद होगा बप्पी लैनी हुआ करते थे जी, वो सोना कितना पहन के रखते थे। उन्होंने जब तक अपने तन पे खूब सोना पहना तब तक तो उन्होंने भी रंबा हो ही किया है, यानी कि बहुत अच्छे गाने गाए, ठीक है। लेकिन जब उनके तन से सोना कम हुआ, वो खुद गुमनामी की जिंदगी में गए, ठीक है। तो केतु 3, केतु 8 को सोना खूब दबा के पहनना चाहिए, ये अच्छा होता है। जो तुम गुम करने की बात कर रही हो, मैं फिर कह रहा हूँ कि मंगल बद होगा या बृहस्पति किसी ना किसी रूप में बहुत ज्यादा खराब है। ये 2 ही योग है सोने के गुम होने या खराब होने के। मंगल 6 इसका कारण नहीं है गुरुदेव? मंगल 6 इसका कारण बिल्कुल नहीं है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा केतु और बुध कहाँ है? गुरुजी मेरा केतु तो 3रे भाव में है। नहीं, ये जिसका मंगल 6 तुम कह रही हो, मंगल और केतु 8वें भाव में है। आ गई ना बात वही? जी गुरुदेव, मैंने वही बात कही है, तो इसीलिए सोना गुम हो रहा है। तो काले सफेद कंबल के अंदर 800 ग्राम सौंफ भर के वीरान जमीन में दबाओ और हर साल 43 दिन 3 केले का दान दो, बेटा ये सोना गुम होना बंद हो जाएगा, ठीक है? धन्यवाद गुरुदेव।
जय माता दी गुरु जी। जय माता जी। गुरु जी लाल किताब योग कारक ग्रह को मानती है, हाँ हाँ। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि भाई योग कारक ग्रह की दशा या योग कारक, सब मैं एग्जाम्पल से बात करता हूँ, मान लीजिए लग्नेश शुक्र है और 7वें हाउस में शनि और राहु बैठे हैं, शनि यहाँ योग कारक है, हाँ हाँ। लेकिन फिर भी कहते हैं कि शनि और राहु 7 में बैठे हैं इसलिए मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी। शनि राहु यहाँ पर ठीक है, योग कारक भी है, शनि है क्योंकि राहु 7 में है, लेकिन शनि राहु जब भी इकट्ठे हो जाते कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर फिर एक और चीज़ है, जब अपने पूरे खुले मैदान खुले कर्म क्षेत्र के अंदर जब शनि बैठा होता है ना, तो कोई दूसरा ग्रह अपने खुले मैदान खुले कर्म क्षेत्र के अंदर बैठ जाए वो बर्दाश्त नहीं करता। और शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि अपने अलावा दूसरे की ताकत ये बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि शनि अच्छा भी बहुत है, माफ़ भी करता है, और शनि अगर ईगो पे अड़ जाए ना तो बेटा इससे बुरा कोई ग्रह ही नहीं है। तो हमें पता नहीं चलता ये ईगो पे भी अड़ता है। जैसे बृहस्पति अगर 10वें घर में बैठ जाए, शनि 10वें घर में बैठ जाए, तो इंसान पूजा पाठ करने लगे तो उसे ये तबाह कर देता है, उसे कुछ नहीं देता, उसके पास से सब छीन लेता है। इसी प्रकार से जब शनि 7वें घर में बैठ जाए तो 7वां घर किसका है? डेली इनकम, पत्नी के सुख का घर है ना। तो ये दो चीजों का हो गया। अब ऐसी अवस्था के अंदर चंद्रमा यहां 9वें में बैठ जाए, या सूर्य मंगल और चंद्र इन तीनों से कोई तीसरे या 5वें घर में बैठ जाए, क्योंकि तीसरा और 5वां घर इनका या इनके मित्रों का मैदान है, ये यहां बैठ जाए, ये शनि उसको बर्बाद करके रख देता है। फिर ये योग बनाता है बहुत बुरे वाला। और अगर तीसरे 5वें के अंदर मंगल सूर्य चंद्र ना हो, या सूर्य या चंद्रमा 9वें में ना हो, तो बेटा ये फिर शुभ योग कारक बन के इंसान को सारे सुख देने का काम करता है। तो सिचुएशन सिर्फ एक को ही बैठा नहीं देखना, देखना ये भी है कि इनके साथ और कौन से योग बन गए, इस योग कारक के साथ में और कौन से योग बन गए। अगर ये कंप्लीट हमने सिस्टम नहीं देखा तो हमारी प्रेडिक्शन छूटी और अधूरी हो जाएगी जी। ये होगा। आपने अभी थोड़ी देर पहले आपकी बातों से लगा कि आप इस ग्रह को बीच में से हटा दीजिए, ये उपाय करेंगे तो ये ग्रह हट जाएगा और उसके बाद अच्छे फल मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ग्रह तो अपनी दशा जितनी उनकी है वो दशा पीरियड तो चल ही रहा है, तो 40 दिन में या 10 दिन में या कुछ करने से कितना कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे डाउट है, क्योंकि आप विद्वान हैं इसलिए आपसे मैंने यही क्लियर करने के लिए तो हम बैठे हैं। अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है जी। 27 और 12 39। 28वां नक्षत्र कौन सा? अभिजीत। अभिजीत। अब 28 और 12 40। ठीक है। तो जब 27 नक्षत्र 12 राशि 28वां अभिजीत, इनको जब हम इस चक्र को किसी उपाय के द्वारा पूरा करते हैं तो वो हमारी पूरी बॉडी के ऑरा मंडल के अंदर स्थापित होता है। चाहे वो ऑरा को बाहर निकालने का हो और चाहे ऑरा के अंदर जोड़ने का हो। जो हम वस्तुएं अपने पास रखते हैं वो ऊर्जा बढ़ाने के लिए रखते हैं, और उपाय के द्वारा जो दान करके या जल प्रवाह करके हम उसे निकालते हैं, वो अपने ऑरा मंडल से उसकी एनर्जी को कम करते हैं। यानी आपके कहने का तात्पर्य ये हुआ गुरुजी कि हम जो भी उपाय करते हैं वो हमें हिम्मत देते हैं उस प्रॉब्लम को सहने की। अलग अलग काम है ना। अब एक अस्थमे वाले को क्या हिम्मत देंगे रोज दौड़ने की? तो पहले तो उसको दौड़ने की हिम्मत देने के लिए जो उसको अस्थमा दे रहा है, यानी कि राहु और बुध जो उसे खराब कर रहे हैं, पहले तो 43 दिन हम बुध का उपाय करवाएंगे, फिर 43 दिन राहु का उपाय कराएंगे, फिर 43 दिन का इसके साथ ही उपाय हम करवाएंगे बृहस्पति को अच्छा करने का। तो वो अच्छा होगा, उसकी श्वास क्रिया, ये फेफड़े बेहतर होंगे। और ये जो ऊर्जा हमने राहु की कम करवाई, बुध की कम करवाई, वो अपने ऑरा मंडल से हरी और नीली एनर्जी को निकाल के दूर फेंकेगा, आदमी स्वस्थ होगा। ठीक है ना। तो ये 100% डॉक्टरी ट्रीटमेंट है। जैसे आपको ये फोन के सिग्नल नहीं नजर आते, अब इसके अंदर तो तार भी नहीं है, ये करंट कहाँ से जुड़ा हुआ है, कहाँ से आवाज आ रही है, नहीं है। इसी प्रकार से बेटा हमारे उपाय हैं। अगर आप
ऑरा चेक करने वाले कैमरे को रोज अपने सामने लगा करके उपाय करोगे ना, तो आपको पता चलेगा इस 40 दिन के अंदर कौन सी ऊर्जा, ऑरा में कौन सी ऊर्जा बढ़ गई है, कौन सी ऊर्जा घट गई है। तो ये कैमरे भी मिलते हैं आजकल, तो आप मिलते हैं ये, ठीक है ना। तो इन उपायों के विधान को अगर समझना है तो 40 दिन के लिए कैमरा ना किराए पे लेके आओ, सामने लगाओ, ऊर्जा बढ़ाने वाला उपाय करते हुए उस ऊर्जा को बढ़ते देखना, और ऊर्जा घटाने का उपाय करते हुए उस ऊर्जा को देखना। आपको पक्का जवाब मिलेगा कि ये काम कैसे करती है। मैं बताना चाहता हूं कि लाल किताब के उपाय वाकई में 43 दिन क्यों करवाए जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 27 + 1 अभिजीत को मिला के 28 ये नक्षत्र, और साथ में 12 राशि, इनको मिला के 40 दिन होते हैं। 3 दिन हमने ग्रेस पीरियड लिए कि यहीं पर तार छोड़ देंगे तो शायद कोई टूट ना जाए, 3 दिन और फालतू कर देते। तो इसीलिए लाल किताब का हर उपाय 43 दिन का होता है, जो मेन योगों के लिए कराया जाता है, ठीक है। तो ये विधान है लाल किताब के 43 दिन के उपाय का। नहीं तो जो छोटे उपाय होते हैं वो हम 27 नक्षत्र यानी 27 दिन का देते हैं, ताकि ये 27 नक्षत्र पूरे के पूरे घूम जाए और ये अपने असर में आ जाए। ये रीज़न है इसका, ठीक है। थैंक यू। गुरु जी जय माता दी। जय माता की बेटा। पैरी पैना। खुश रहो, सुखी रहो, खुश रहता। गुरु जी एक योग होता है मंगल बुध 8वें घर विच ते अच्छे फल दिंदा। अगर ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਹੋਏ ਮੰਗਲ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਫਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਮੰਗਲ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਕੱਲਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁੱਧੀ ਠਹਿਰਾਵ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਠਹਿਰਾਵ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8ਵਾਂ ਘਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ। उसमें अगर कोई खराब ग्रह आके बैठ गया तो जिंदगी बेकार। और ठहराव वाले ग्रह उसमें आकर के बैठ गए, जिंदगी बहुत अच्छी। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत मंगल बुध यहाँ पर ठहराव वाले हो गए, लेकिन यहाँ सूर्य बुध बैठ गए तो बिल्कुल खराब, तो बिल्कुल खराब हो जाते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर ये बहुत नुकसान देते हैं, ठीक है जी। तो एक और क्वेश्चन सी, जिस तरह उपाय होता है कि 43 दिन छोलियां दी दाल मंदिर देनी है। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਅਗਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗੇ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ ਉਸ ਉਪਾਏ ਦੇ? ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। गुरुदेव तूने, गुरुदेव तूने। गुरु जी, मेरा ये पहला प्रश्न ये है कि आपने पिछले जब ऑनलाइन पढ़ा रहे थे उस समय बतलाए थे कि बुध की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ जाए, बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए, हाँ, तो स्पर्म काउंट कम होता है, ठीक है। तो एक कुंडली मेरे पास आया था ऐसा ही, तो उसमें देखे थे कि सूर्य, मंगल और बुध 4था घर में, और चंद्रमा जो था 10वां घर में था। और उस बच्चे का उम्र लगभग अब 15 साल होने जा रहा है, लेकिन स्पर्म काउंट वैसा नहीं है, देखने को मिल रहा है। नहीं बेटा, यहाँ तुम गलत समझ रहे हो। जब मैं कहता हूँ ना बुध की दृष्टि चंद्रमा पे, तो ऐसी अवस्था के अंदर अकेला बुध बैठा हुआ चंद्रमा पे दृष्टि डाले। मैंने अभी एक बात कही कि बुध जिस भी ग्रह के साथ बैठता है वो उसका फल देने लगता है। तो वहाँ सूर्य, बुध, मंगल अगर हैं तो ये आपस में तीनों एक होकर के चंद्रमा को बहुत शानदार बल दे देंगे। ये एक बहुत अच्छा योग बन जाएगा, ये बुरा नहीं रहेगा। तो तुमने प्रेडिक्शन क्या बताई, क्या हुआ उसे? उस बच्चे का स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहा है। उस बच्चे का स्पर्म काउंट नील है, कम है अभी भी। 15 साल की अवस्था में जो होना चाहिए वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, कोई और योग है। फिर ऐसी अवस्था में ये भी पॉसिबल है कि वो मंगलबद्ध हो। उसका राहु 5वां में है, राहु 5वें में, केतु 11वां में। एक मिनट, जवाब मिल गया है। आप सब लोग जानते हैं कि केतु 11वें में हो तो क्या होता है, और जब भी चंद्रमा खराब हो, शनि के साथ मिलके बैठा हो, शनि के घर में हो, इंसान के स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं। ओके, तो उस बच्चे के स्पर्म काउंट कम होंगे। उसके लिए एक दवा आती है, ये झंडू वालों की भी आती है, डाबर वालों की, कई आयुर्वेदिक कंपनियों की आती है। उसको बोलते हैं बसंत कुसुमों का रस गोल्ड।
बसंत, कुसमुकर, रस, गोल्ड, जी ये भस्में होती हैं, गोल्ड वाली लेनी होती है। रोज सुबह एक गोली खा के 1 कप दूध पिला दो, वो ठीक होने लगेगा जी। और इसके साथ में 27 दिन लगातार 5 मूली पत्तों सहित उसके सिराने रखो और सुबह उठ करके मंदिर में दो। इससे केतु 11वें घर से हटेगा। घर की दहलीज पे चांदी का पतरा लगाओ, राहु का पाप शांत होगा। ठीक है, और हर रोज सतनाजा दान दो, राहु केतु दोनों सेट होकर के चंद्रमा ठीक होने लगेगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। और उसका शनि जो है दूसरा घर में है, शनि दूसरे घर में है, तो वो तो अशुभ हो गया। अब थ्योरी तो एक और बहुत जबरदस्त है मेरे दिमाग में। कौन कौन लेना चाहता है भाई? ये तो सारे ही लेना चाहते हैं। ये जो आज मैं देने जा रहा हूं, ये आप सबके बहुत काम आने वाला है और लोग बड़ी हैरानी से आपको देखा करेंगे आपने कैसे बताया। शनि देव की दृष्टि अकेली सूर्य पे पड़ जाए बहुत अच्छी है, आदमी का शुक्र उच्च का हो जाता है और ऐसा इंसान टॉप क्लास ज्योतिषी बन सकता है अगर शनि देव की कोई भी दृष्टि सूर्य पे पड़ गई। शनि देव की कोई भी दृष्टि एक मंगल पे पड़ जाए अकेले पे, तो इंसान लिखत पढ़त में कमी के कारण डूब सकता है, धोखा खा सकता है, लेकिन जनरल जिंदगी के अंदर कमाई बहुत अच्छी करेगा पॉजिटिव सोच के साथ। तो ये कितना प्यारा योग हो गए दोनों। अब शनि देव की दृष्टि अगर सूर्य और मंगल दोनों पे इकट्ठे पे पड़ गई तो आदमी का भाई निकम्मा होगा या उसका साथ नहीं देगा या उसको दुख देने वाला होगा और उसका अपना पराक्रम भी निकम्मा हो सकता है। जैसे इसने बताया शनि दूसरे में, सूर्य बुध मंगल चौथे घर में, है ना। ऐसी अवस्था के अंदर अगर शनि की दृष्टि में सूर्य चंद्र आ गए तो बेटा मां, प्रॉपर्टी, पैसा, इवन मामा मौसी भी तो जिंदगी में तकलीफ बहुत पाएंगे। और अगर सूर्य की शनि की दृष्टि में सूर्य और बृहस्पति आ गए तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि भाई तेरे को अपना दादा दादी का सुख कितना रहा या तेरा दादा कब जल्दी चला गया। और अभी भी जिसकी कुंडली में याद करके देख लो कि शनि की दृष्टि अगर सूर्य के साथ है या सूर्य शनि इकट्ठे हैं, आपस में मिल रहे हैं और उस वक्त कोई शनि की दृष्टि अगर बृहस्पति पे गई है, उनको अपने दादा का सुख नहीं मिला, छोटी उम्र में चला गया। और इसके बाद में अगर कहीं शनि की दृष्टि शुक्र पे, सूर्य पे, चंद्र पे, बृहस्पति पे पड़ गई तो अब ये 10 गुना खतरनाक शनि हो गया, क्योंकि यहां शुक्र के साथ दृष्टि मिलाते ही 10 गुना नहीं, माफ करना 11 गुना खराब हो गया। तो शुक्र और शनि दोनों मियां बीवी मिल करके जो जो इनकी दृष्टि में ग्रह आए हैं उनके साथ ठगी करेंगे, उनको मारेंगे, उनको बेकार करेंगे। ये बंटी और बबली बन गए। बंटी बबली फिल्म किस किसने देखी है? शुक्र और शनि आपस में मिल जाते हैं और जब वो दूसरे ग्रह के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो ये बंटी और बबली वाला खेल खेलते हैं और ये दूसरे ग्रह को जीने नहीं देते। जिसके ऊपर दृष्टि होती है उसका हाल खराब कर डालते हैं। और शुक्र और शनि मिलकर के अगर दूसरे शुभ ग्रहों के ऊपर दृष्टि डालते हैं, उन लोगों के बच्चों का किसी न किसी रूप में बहुत खराब होना या बच्चों का जीवन खत्म हो जाना, ये योग बनता है। तो जब भी अकेला शनि सूर्य पे दृष्टि डालने के बाद किसी और ग्रह पे दृष्टि डाले तो वो जो और ग्रह पे दृष्टि डाल रहा है उसका सुख खराब। और अगर शुक्र और शनि मिलकर के ये किसी भी ग्रह पे दृष्टि डाले तो बच्चों का सुख खराब। और शुक्र और शनि मिलकर सूर्य पे दृष्टि डाल करके बाद में और ग्रहों पे दृष्टि डाले तो अपना जीवन भी खराब।
किस किस को समझ आया हाथ खड़े करके बताओ। समझ आने वालों की गिनती कम है, लेकिन जिस जिसको समझ आ गया है वो अपने पास बैठे 5 को जरूर समझाए, क्योंकि ये इतना काम का लॉजिक है। आज के बाद जो आप लोगों ने जिंदगी में कभी कोई प्रेडिक्शनें नहीं की थी ना, आज के बाद आप वो करने वाले हो इस योग को समझ के। सूर्य पे साथ मिल जाने के बाद अगर वो किसी और ग्रह के ऊपर दृष्टि डालता है तो उसका बुरा करेगा, और उसका बुरा करेगा। सूर्य का अच्छा करेगा। सूर्य, हाँ, सूर्य का अच्छा रहेगा, सूर्य का अच्छा रहेगा। मेरे ससुर जी का यही योग है। और मंगल, आपने कहा ना मंगल पे दृष्टि डालते हैं, 5वीं दृष्टि मंगल पे है, तो भाई निकम्मा है। मैं वही तो कहने वाला हूं कि इसके बाद आप लोग ऐसी प्रेडिक्शनें करोगे, लोग हैरान रह जाएंगे कि ये ज्योतिष कहां से सीख के आए हो, क्योंकि ये योग आप किसी भी ग्रह को उच्च बिठा के नीच बिठा करके ये सब चीजों के साथ नहीं ढूंढ सकते। ये यूनिवर्सल लॉ हैं, जो एक बार लग गए तो लग गए, इनका जो फल आना है वो आना है। गुरुजी एक और बात की, जब मैंने उनकी पत्री देखी तो शनि है 12वें घर में और सूर्य और 7वीं राशि में उच्च का शनि है, मगर राहु है लगन में, तो उस वक्त थोड़ा सा बिग सा फल मिलता है उनको। और जो सूर्य है वो 8वें घर में, तो मैंने उनको कहा था कि मंदिर नहीं जाना क्योंकि दूसरा घर खाली है, मगर अब लग रहा है उनको बोलो मंदिर जरूर जाओ ताकि वो सूर्य को फल दे सके। यहाँ ना तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने क्या सवाल कर लिया। सच बात तो ये है, तुमने कहा शनि 12 में है, राहु लगन में है, सूर्य 8 में है। अब सूर्य शनि आपस में दुश्मन है, ये बात सच है कि आपस में दुश्मन ग्रह अगर 12वें 8वें में हो तो मंदिर नहीं जाते। लेकिन एक और थ्योरी सोच के देख कि यहां पर राहु के लगन में होने से सूर्य ग्रहण कारक हो गया, तो उस आदमी का पहला आइडिया ही खराब हो गया, सहन शक्ति खराब हो गई। लेकिन शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ने के कारण, क्योंकि 12वां घर 8वें घर को देखता है ना, 50%, शनि ने सूर्य को देख के चालाक भी बना दिया, है ना। तो चालाकी से बुरे पैड़े काम करने के आइडिया निकालने वाला इंसान तैयार हो गया। राहु लगन में और शुक्र केतु 7वें घर में है। ओके। और वाइफ की डेथ हो गई कैंसर से। ये तो होना ही था। कारण ये कि शुक्र 7वें में हो, सूर्य 8वें में हो और घर के अंदर सूरज की रोशनी आती हो तो जीवन साथी गया। आती है, वो छप्पर था वो पीछे, है ना, और काम वाली जगह पे छप्पर था। आप लोगों ने देखा कि उसके ग्रह बोलते कैसी कैसी प्रेडिक्शनें निकल रही हैं। और वो मंगल 4 में होने की वजह से अपने मन में बहुत ज्यादा नरमी की वजह से अपना घाटा करा लेते हैं। कितनी आसानी से प्रेडिक्शनें निकल रही हैं। क्या ज्योतिष सीखना मुश्किल है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कुछ महीने लगातार आप अगर अपने ज्योतिष को दे देते हो और इस तरह की क्लासेस अगर 1 साल भी चल जाती है ना बेटा, मेरा ख्याल आपके इलाके के अंदर वो एक भी कुंडली नहीं होगी जो आपको समझ ना आए। सबकी प्रेडिक्शनें आप कर जाओगे। अब इसी योग को देखो, 1 सेकंड के अंदर उसने बोला शनि 12, राहु 1, सूर्य 8, लॉ बोल रहे थे, मैंने उनको बताया कि ये बन क्या रहा है, यही है कि एक आइडिया खराब वाला पैदा करना, लेकिन ऊपर से शनि की दृष्टि चालाकी का इस्तेमाल करना, समझ गए ना, ये सारा। फिर इसने कहा शुक्र भी साथ में है, फिर मैंने कहा घर में सूरज की रोशनी आई तो जीवन साथी गया, ये सारा। बेटा योगों को समझने की अगर आप लोग कोशिश करते रहे, योगों को समझने की अगर आप लोग कोशिश करते रहे तो बेटा जिंदगी में कभी चोट नहीं खाओगे। जो बोलोगे वही इंसान के साथ घटित होगा, और उसके साथ में महादशा और लाल किताब दशा का अगर ख्याल रखोगे तो वो किस वक्त घटित होनी है ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, समझ गए। और बड़े आराम से पता चलता है कि हम अमीर बनने के लिए पैदा हुए हैं या गरीब बनने के लिए पैदा हुए हैं। हमें जो ग्रह गरीब बनाने लगा है उसको निकाल के कैसे हम फेंक सकते हैं, ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और यही कारण है बेटा कि रोज सुबह से लेकर रात तक मेरी अपॉइंटमेंट होती है और इतनी दुनिया आती है बेटा, वो यही दुख मिटाने और सुख लेने ही तो आते हैं। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ये सारी विद्या सीख के
आप लोग भी इस काबिल बने कि लोगों का दुख दूर कर सके। आप में से कितने लोग जानते हो कि मेरी ऐप है एस्ट्रो साइंस? ज्यादातर जानते हो। किस किस ने एक्सपीरियंस करी है एस्ट्रो साइंस ऐप? कोई खड़ा होके बताएगा कि जिसका कोई बुरा या अच्छा एक्सपीरियंस हो? गुरुदेव प्रणाम। कुछ मैंने एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करी थी और रजिस्टर्ड भी किया था उसका चार्ज देके 1 साल के लिए, और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। शुरुआत मेरी वहीं से हुई थी सीखने की। उसमें मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है। उसमें इवन कि आपका साप्ताहिक चीज़ें भी दिखती है और योग वगैरह सारे उसमें फ्रंट पे ही दिख जाते हैं। तो एक इमेज में ही सारी चीज़ें हमको आ जाती है आसानी से। बिल्कुल बेटा, आप सबको बताऊं, कहने को तो एस्ट्रो की कई ऐप है, पूरे वर्ल्ड में मात्र एक हमारी ऐप ऐसी है एस्ट्रो साइंस जो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी की ऐप है, प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी की ऐप है। नहीं तो आप कहीं से भी कैसी भी एस्ट्रोलॉजी की ऐप डाउनलोड करके प्रेडिक्शन करने की कोशिश करो, आपको सब जगह सिर्फ संभावनाओं का खेल मिलेगा, कुछ भी परफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन एस्ट्रो साइंस ऐप को जो इंसान चलाता है उसकी वशिष्ठ ज्योतिष की दशा और वर्षफल जो जो इंसान हर साल पढ़ के चलता है वो जिंदगी के अंदर कभी चोट नहीं खा सकता, जिंदगी के अंदर। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये खुशखबरी है, मई में एस्ट्रो साइंस ऐप टोटली नया होने जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये है कि जितना इंसान जानना चाहता है हम लोग उससे ज़्यादा ही उसके जीवन के बारे में बता देते हैं। तो समझदार इंसान तो पचा जाता है, लेकिन एक डरपोक इंसान वो कहता नहीं भाई मुझे नहीं जानना, ये क्या बेकार का लिखा हुआ है। तो एस्ट्रो साइंस ऐप ऐसे आने लगी है अब नहीं कि उसके अंदर अगर एक समय पे 1 लाख लोग मेरे से बात करना चाहेंगे तो हो जाएगी। ये ऐसी एस्ट्रोलॉजी की ऐप आने, यानी एक ही समय के ऊपर, यानी कि एआई का प्रयोग करते हुए मैंने ये बनाया है और बन रहा है और मई के अंदर लॉन्च हो जाएगी। डेट अभी डिसाइड नहीं की। तो एक समय के अंदर अगर 1 लाख लोग मेरे से अपने जीवन का अलग अलग सवाल पूछेंगे तो बेटा वो उनको जवाब मिलेगा। और ये पूरे वर्ल्ड में आने वाली है और पहले हमारे भारत की 15 भाषाओं के अंदर ये लॉन्च होगी और उसके बाद 3 या 5 साल के अंदर हम वर्ल्ड की 95 भाषा के अंदर इसको उतार देंगे ताकि पूरा वर्ल्ड इससे फायदा उठा सके। तो मैं जो आप सबको तैयार कर रहा हूं उसके पीछे कारण ही यही है कि उस ऐप को समझने वाले ये मेरे सारे स्टूडेंट होंगे। तो गली गली में से जब और भी सवाल उठेंगे या जिनको उपाय का सामान चाहिए होगा या उपाय करने की विधि जिनको जांचनी होगी, तो शायद मेरा कॉल सेंटर इतना कैपेबल ना हो कि इतने लोगों को कैटर कर सके। आप सब लोग अपने आसपास के माहौल को संभाल लेना, उनको तरीके बता देना, बेटा ये एक तरह का लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा भले का काम हो जाएगा आप सबकी मदद से। तो इससे कोई सोचे कि नहीं ज्योतिषियों का काम कम होगा, ये तो सोचना ही बेवकूफ़ी है। जब लोगों को सच्चाई में अपने जीवन के बारे में अच्छा बुरा सब पता चलेगा, लोगों का भरोसा उतना बढ़ेगा। और जब लोगों का भरोसा उतना बढ़ेगा, वो आसपास के ज्योतिषी जो उनकी उस प्रेडिक्शन के अंदर उपाय के अंदर मदद करने वाला है, उनके ऊपर भरोसा ज़्यादा बढ़ेगा। और जब उनके ऊपर भरोसा ज़्यादा बढ़ेगा, हमारी ये विद्या बड़ी होगी और हमारे ज्योतिषी की जेब बड़ी होगी और लोगों का भला होगा। इस तरह से हम सब लोग खुशहाल होने वाले हैं उस ऐप के आने से। ठीक है? हाँ, पूछो बेटा।
गुरुजी ऐप की अगर आप एक्सपीरियंस पूछ रहे हो ना, तो मैंने ये ऐप, एक दोस्त था मेरे पास, हर रोज ही बैठा रहता था, आज कुंडली ये देख वो देख, मैंने ऐप दे दी। अब वो दुनिया का भविष्य बता देता है, और जो समझ नहीं आता वो फिर मेरे पास ले आता है कि चलो भाई जी से मिल लेते हैं। तो ऐप इतनी सटीक है कि वो जिसको भी बताता है ना, वो यहीं बैठा है पीछे, आया मेरे साथ, ठीक है, तो जिसको भी बताता है, ये लगा लो कि 80% दुनिया हाँ करती है कि मेरे साथ, और पूछती है कि आपने कब ज्योतिष सीख लिया। तो ये है ऐप। अच्छा एक बात सुनो, आचार्य पैनल किस किस के पास है? वाह, खूब सारे लोग हैं। बेटा तुम खड़ी हो ना, कितनी देर हो गई आचार्य पैनल को तुम्हारे? सर मैंने अप्रैल 25 में ले लिया था। कितनी कुंडलियां आज तक देखी होंगी? अराउंड 100। 100? जी। वाह, बहुत अच्छा। 100 में से देखते हुए सीखने के पर्पज से, जानने के पर्पज से और बताने के पर्पज से तुम्हें कितना अच्छा लगा? सब प्रेडिक्शंस तो सर एक्यूरेट जाती हैं, लोग शॉक्ड हो जाते हैं। अच्छा। और मतलब क्वेश्चंस भी करेक्ट जाते हैं बिल्कुल। हाँ। चाहे वो संतान से रिलेटेड हो या मैरिड लाइफ से हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, मतलब सब कुछ करेक्ट, सब कुछ क्लियर आता है और आगे लिखा भी आता है कि कौन से ग्रहों की ये प्रेडिक्शन है। जी बिल्कुल, पूरा टाइमिंग के साथ आता है कि 3 मंथ्स का टाइम ऐसा जाएगा, 4 मंथ्स का, मतलब ईयरली भी पूरा क्लैरिटी के साथ। ये बेटा मैंने बनाया ही इसलिए, ये आप ज्योतिषियों के लिए ही बनाया है कि एक ज्योतिषी ये सीख सके कि कौन कौन सा ग्रह कहाँ पे है और उसके साथ में प्रेडिक्शन क्या आएगी। ठीक है ना। वैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी कंपनी हो, मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा, जिसने भी अपना सॉफ्टवेयर निकाल रखा है बेटा, उसमें वो एक ग्रह वाली प्रेडिक्शन ठीक है कि ये यहाँ पर बैठा हुआ है, उसके अलावा उनके अंदर कोई प्रेडिक्शन नहीं होती। नहीं है सर, क्लैरिटी नहीं है उसमें। हाँ, तो कोई उसके अंदर प्रेडिक्शन नहीं होती। ये योग जो हम बताते हैं, युतियाँ हम बताते हैं, दृष्टियाँ बताते हैं, ये वाली चीज़ें बेटा किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं है, समझ के। और मैं ये चाहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर आप सबके दिल और दिमाग में फिट हो जाए और चलते फिरते आप इस ज्योतिष के सॉफ्टवेयर बन जाओ, ताकि दुनिया का भला ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और ये आगे कोई ना कोई ऐसी मैं स्कीम भी शुरू करने वाला हूँ कि आपके घर बैठे आपको काम मिले और आपके घर बैठे आप दुनिया का भला करें। बस शर्त ये है कि ज्योतिष सीखते रहो, ताकि ये सिस्टम हमेशा चलता रहे। ये मैं जल्दी आप सबके लिए करने वाला हूँ। शुक्र 9 के समय अगर मंगल बद होता है, तो अगर उसके साथ कोई शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति देव बैठते हैं, तो क्या मंगल बद पूरा प्रभावी रहेगा? जब हम पैदा हो गए ना, हाँ जी, या तो वैसे ही जियो जैसा लिखा हुआ है, और या उपाय कर करके जियो और बुरे शब्द समय को मिटा मिटा के जियो। अब कुछ और नहीं हो सकता। अब जिनके बहुत अच्छे ग्रह हैं, वो कहते ज्योतिष होते ही कुछ नहीं। ये जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये तो बेवकूफ है, जान के बहाने करते हैं। कोई कहता कि नहीं, इनको तो शौक है गरीबी में रहने का, ये उठना ही नहीं चाहते, ये तो सो के ही नहीं उठते, ये तो अपने काम पे ही नहीं जाते, ये सब बातें करते हैं ना। जी सर, जी सर। लेकिन बेटा ऐसा कुछ नहीं, जिसकी किस्मत में जैसा लिखा हुआ है वो वैसा रहेगा। शुक्र 9 की तुमने बात करी, अब मंगल कार्यों में दिक्कत, भाई और बाप के सुखों में दिक्कत, पैसे की दिक्कत, 4 रोटी की मेहनत करने के बाद 2 नसीब में होना, ये सारी दिक्कत। मंगल के बाद आते हैं तो घर में खुशी का मौका भी नहीं आता, मतलब सैडनेस रहती है, बहुत दिक्कत रहती है, परेशानी। हाँ, तो मंगल बद बोल रहा हूँ ना। अब जब तक नीम के पेड़ में चांदी का चकोर टुकड़ा दबता रहेगा, तब तक सुख रहेगा, वरना भोगो दुख। जब भी घर बनाओगे, घर की नींव में चांदी के बर्तन में शहद दबा दिया तो बढ़ेगा सुख, बीमारियां नहीं आएंगी, नहीं तो भोगो बीमारियां। तो बेटा ये तो होना ही पड़ेगा। जो ग्रह जिस तरह का बन गया, और ये नहीं कि जब उसका समय आता तभी वो बोलता है। मैं जो नई खोज की है, जो महामुनि अगस्त जी की मैंने खोज आप सबको बताई, कितने लोगों ने सुनी आप में से? वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। बेटा कब हुए थे महामुनि अगस्त? और उसके बाद अब जाके ये खोज हुई। मुझे पता है जो मेरे साथ वाले हैं या मेरे से बड़े हैं, वो कभी इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन आप सब लोग अगर इसको अप्लाई करते रहे तो बेटा आप देखेंगे आज के जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, उन सब से आगे अपने आप को पाओगे प्रेडिक्शनों के मामले में।
ये महामुनि अगस्त की खोज है। और मैं चाहता हूँ कि ये वाली खोज का एक चार्ट बना के रखो, आप सबको पता है, और हर वक्त अपनी जेब में रखा करो, ताकि परमात्मा की दया से जब भी कोई कुंडली देखने बैठो तो उसी वक्त में आपके पास ये चार्ट होना चाहिए इस तरह से। देख रहे हो ना? तो कभी भी चूक नहीं हो गई, किसी भी चीज़ के फल आप फौरन बता सकते हो। अब आपने भी देखा होगा, समय चल रहा, सूर्य का मकान बन गया। अरे सूर्य का मकान से क्या संबंध था? राहु का समय चल रहा है, मकान बन गया। बृहस्पति का समय चल रहा, आदमी बर्बाद हो गया। ये ना एक भी किताब आपको पूरी दुनिया के अंदर नहीं मिलेगी जो इस चीज को क्लैरिफाई कर दे। ये जो मेरी अब जो महामुनि अगस्त की जो मैंने खोज करी है, इनके फॉर्मूले की चुटकियों में समझ आता है कि बृहस्पति की दशा में आदमी बर्बाद कैसे होता है और राहु की दशा में आबाद कैसे होता है। ये सब आप सबको दिया है मैंने ये नई खोज करके, जो आज तक कोई संभव नहीं कर पाया सदियों में। ये ज्योतिष जो वो सिखा रहे हैं ये सबकी भलाई के लिए है, क्योंकि आज की डेट में हर किसी के घर में प्रॉब्लम्स है। किसी की कोई और प्रॉब्लम है, किसी की कोई है, लेकिन प्रॉब्लम होती है। जिस ज्योतिष के पास जाओगे तो वो पैसे ले लेगा और दुखी पर्सन से, बट उसको हल नहीं मिलेगा। लेकिन गुरुजी ने ये सिखाया कि जब मैं आपको ज्योतिष बनाने का उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, उससे ये है कि हम लोग एटलीस्ट लोगों की भला कर सकें। गुरुदेव जब बोलते हैं, जब समझाते हैं, उनके जो शब्दों में गर्माहट है, एक अपनापन है। उसमें ये नहीं होता कि तुझे एक बार बता दिया तो बार बार तुझे क्यों समझाना पड़ रहा है, क्या बात है भाई, समझ नहीं आ रही। गुरुजी के शब्दों में वो चीज़ हमें फील ही नहीं होती। अभी तक गुरुजी से सीख करके जो उपाय मैंने बताए वो प्रभावी रहे हैं, इनसे लोगों को लाभ हुआ है। और जितने भी उपाय हैं मैं इसलिए इन्हें बहुत अच्छा मानता हूँ क्योंकि ये बहुत आसानी से हो सकता है।